बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये सब्जेक्ट जो है वो कैफ का आखिरी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बारे में ना बहुत अजीब-ओ-गरीब चीजें मशहूर हुई हैं ओवर द पीरियड, ठीक है ना। अजीब-ओ-गरीब चीजें इन द सेंस ये कि इस सब्जेक्ट की बेसिस पे पास्ट में जो है वो झगड़े बहुत होते रहे इंस्टीट्यूट्स के बीच में। तो जिसका जो दिल आया वो उसने उठा के मुंह से निकाल दिया कि ये सब्जेक्ट ऐसा, ये सब्जेक्ट वैसा। मैं आपको बताऊं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ कैफ, ठीक है जी। क्योंकि इसमें जो आपका रोल है, आपका जो मतलब आप जिस रोल को निभा रहे होंगे यहाँ पे ऑडिटर के, वो टेक्निकली एक पुलिस वाले टाइप की चीज है, ठीक है जी। कि आपने जाके चीजें देखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने देखने हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हुए नहीं बने हुए, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें आपका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। सर, कैफ 8 आप पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद आपने सीए फाइनल में जाके सीफैप में ऑडिट का सब्जेक्ट देखना है और फिर ऑडिट का सब्जेक्ट आपने एमएसए 1 में भी जाके देखना है। इसका मतलब है सर, ये अभी जो आपके साथ चिपकेगा ना, तो ये फिर क्वालिफिकेशन के आखिरी दिन तक ये आपके साथ लगा रहेगा। दूसरी चीज ये कि सर, इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगले 3.5 साल आपने देखनी, ठीक है जी। जो यहाँ किताब में देख रहे हो वो अगले 3.5 साल आप अपने आर्टिकल्स पे देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, जो बंदा ऑडिट एंड इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है जी। इस सब्जेक्ट में है क्या? अच्छा, मैं पहले ना अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है जी। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा कि मैं जूनियर सीनियर फिर समाई सीनियर फिर इस टेबल सो स्टेबल, मैं से अपने बारे में बता दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं केपीएमजी से मेरी आर्टिकल्स हैं, ठीक है जी। क्वालिफाई में 2008 में हुआ हूँ, सीए किया मैंने, ठीक है जी। उसके अलावा फिर मैं यूबीएल बैंक में कंट्रोलर फाइनेंस रहा हूँ। और एक कंट्रोलर फाइनेंस वो बंदा होता है जो पूरी ऑडिट टीम जब आई हुई होती है हमारे पास तो उसको डील कर रहा होता है और पूरा बैंक का ऑडिट वो करवाता है। आर्टिकल्स के दौरान मैंने पाकिस्तान के बड़े बैंक्स, मेरा एक्सपीरियंस रहा ही बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इसी सेगमेंट का रहा है, ठीक है जी। तो यूबीएल में मैं रहा हूँ एज कंट्रोलर फाइनेंस। अपनी क्वालिफिकेशन के नेक्स्ट ईयर ही मैं जो है वो मैनेजर गया था, फिर अल्लाह की शुक्र है कंट्रोल फाइनेंस हो गया। देन फिर मैंने आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ ऑपरेशंस टाइम निकाला सर। फिर उसके बाद मैं, एक बंदे का ड्रीम होता है कि वो फाइनेंस में टॉप पोजीशन पे जाए, तो मैं उस टॉप पोजीशन को 2011-12 में देख के वापस आ चुका हूँ, ठीक है जी। अगर आप इस पूरे पूरे मेरे करियर को देखें और उसके बाद से फिर मैं लगातार टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। आई कैप की कुछ कमिटीज में रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये पूरा करियर देखें तो ये बड़ा डाइवर्सिफाइड करियर है, ठीक है जी। एक बैंक है इसके अंदर, एक इसके अंदर म्यूचुअल फंड है, एक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है जी। ये सर मैं आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। अदरवाइज ये आपके लिए किसी काम का नहीं, ठीक है जी। सर, एजुकेशनल डाइवर्सिफिकेशन मैंने सीए किया सर। फिर एक क्वालिफिकेशन होती है सिमा, सुना आपने इसके बारे में, ठीक है ना। फिर आप अगर अभी तक इम्प्रेस नहीं हुए तो मैंने सीएफए भी किया हुआ है और अभी आपको मैं इम्प्रेस करने वाला, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी क्वालिफिकेशन है। ये भी मैंने की हुई है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल से। पाकिस्तान में इसके टोटल क्वालिफाइड मेंबर्स लेस देन 100 है, ठीक है जी। लेस देन 100 मेंबर्स हैं और आप ऑडिट के अंदर जब ऑडिट पढ़ने जाओगे तो आप पहली चीज जो आइडेंटिफाई करते हो ना वो रिस्क होता है, ठीक है जी। ये किताबी नॉलेज रिस्क की नहीं है, मैंने रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड किया है, ठीक है जी। एक बैंक का रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मैंने हेड किया है। ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। आई होप इससे आप इम्प्रेस हो गए होंगे, ठीक है जी। और अगर नहीं हुए तो मैं फिर आपको बता दूं कि मेरा नाम अहमद रजा है और मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी सर, दोबारा आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। देखिए सर, ये ऑडिट का पहला पेपर है। इस पेपर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जी रट्टा मारो पेपर निकल जाएगा, कुछ कहते हैं बिल्कुल रट्टा नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। वो इंशाल्लाह साथ में लगाते हैं, ठीक है जी। मैं इस पूरे पेपर का ना आपको एक अभी बैकग्राउंड दूंगा और फिर मैं आपको जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको ये बात पता होगी कि यार ये पेपर ना थ्योरेटिकल है ना ये न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। ये एक प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर का मतलब ये कि यार आप एक कानून पढ़ते हो। अभी आपने लॉ का पेपर दिया होगा, अगर नहीं दिया तो बहुत सारे लोगों ने अभी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर लॉ का पेपर देना है। आप एक कानून पढ़ते हो, ठीक है जी। एग्जाम में वो आपको कानून रिप्रोड्यूस नहीं करवाता कि यार एक काम करो जरा लॉ की प्रोविजन लिख दो। वो आपसे क्या कहता है कि एक सिनेरियो आपको देगा और कहेगा बताओ इस पे कौन कौन से कानून अप्लाई होते हैं
और एज अ लॉयर आपका ओपिनियन क्या होगा। सर सेम इज द केस विद ऑडिट, ठीक है जी। ऑडिट लॉ जैसा ही एक सब्जेक्ट है, इसमें आप प्रोविजंस पढ़ के जाते हो, देख के जाते हो, और वो आपसे सिनेरियो पूछता है। मुझे खुद एक बात बताओ कि अगर 90% ऑडिट ना प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर समझते हो, एक सिनेरियो है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वो आपसे सवाल दो ही पूछेगा, इवैल्यूएट द सिनेरियो और ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ, इवैल्यूएट द सिनेरियो, ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ, इवैल्यूएट द सिनेरियो, ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ। 80% आई कैप का पेपर यही, इसी हर सवाल की रिक्वायरमेंट, इवैल्यूएट द अबव सिनेरियो, ठीक है जी, और आइडेंटिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच द ऑडिटर में परफॉर्म, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, इवैल्यूएट करने में तो आपका दिमाग लगेगा किस चीज में कि ये सवाल ऑडिट के किस हिस्से से आया है। ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना वो यहां रख के जाने, वहां आप ऑडिट प्रोसीजर्स बैठ के डेवलप नहीं कर रहे होगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार आप किसी जगह चले गए, यार अब बताओ क्या करना, नहीं, ये चीज आपको पता होगी, नॉलेज होगी आपकी, तो इसका मतलब है इस पेपर में आपको चीजें याद भी रखनी है और फिर उसको अप्लाई भी करना, ठीक है जी। दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि कुछ नहीं याद करो समझ के चले जाओ, नहीं, सब कुछ याद करो। जो याद करेगा वो शायद प्रोसीजर्स वाला पार्ट तो पिक कर लेगा, इवैल्यूएशन वाला पार्ट पिक नहीं कर पाएगा, और जो सिर्फ सोच के जाएगा, देख के जाएगा, वो शायद दोनों पार्ट ही ना पिक कर पाए, ठीक है जी। क्योंकि हमारी आदत है, इंसान की आदत है, एक साइकी हमारी, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ऐसे कि हम 10 दफा भी एक चीज सुन लें, दिमाग में ना बिठाएं, तो चीजें वक्त पे अगर रिकॉल हो भी जाए तो कोई 30-40% चीजें रिकॉल हो जाती हैं, बाकी रिकॉल नहीं होती। तो मैं आज आपको एक क्रूअल फैक्ट बता रहा हूं, इसमें आपको चीजें याद रखनी है और फिर इसके बाद उसको क्या करना है, आपने प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी करना है, ठीक है जी। सर इस पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट में कहूंगा। आप 3 अटेम्प्ट पहले मुझसे पूछते, 4 अटेम्प्ट पहले मुझसे पूछते, मैं आपको कहता है ऑडिट का रिजल्ट खराब आता, लेकिन पिछले 3-4 अटेम्प्ट से आईकैप ने इसको बड़ा प्रोग्राम पेपर बना दिया। प्रोग्राम पेपर का मतलब यह है कि यार ये चैट ग्रुप्स कौन शेयर कर रहा है भाई इसके अंदर, अल्लाह के वास्ते। हाँ जी, तो अब 4-5 अटेम्प्ट से, 3-4 अटेम्प्ट से मैं कहूंगा कि ऐसा पेपर बन के आ रहा है जो बड़ा प्रोग्राम पेपर है। प्रोग्राम पेपर का मतलब ये, आप उसके रिजल्ट्स भी आप देखोगे ना तो 30% 40% के करीब इसका रिजल्ट आ जाता है, रीजनेबल रिजल्ट है ये। मैंने ऐसा भी रिजल्ट देखा है कि 13% रिजल्ट आया इसका, 14% रिजल्ट है, हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। वो एकदम से आई कि आपने स्विच किया, थ्योरी पूछ के एकदम एक अटेम्प्ट में आके सिनेरियो पूछ ले को 70-80 मार्क्स के, ठीक है जी। उस वक्त लोगों को रट्टा लगा हुआ था ना भरपूर किस्म का कि जब ये चीज आएगी, ये वाला वर्ड आएगा तो ये चीज इसका जवाब है। नहीं, अब पेपर आता बड़ा तमीज का, और अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोग भी इंडस्ट्री में पढ़ाते हैं वो ये चीज देख के पढ़ाते हैं कि पेपर में एग्जैक्टली जो पूछा जा रहा है तैयारी भी उसके हिसाब से हो रही है। तो रिजल्ट आने का अच्छा रीजन ये भी है कि टीचर्स भी अब मतलब उसी डायमेंशन, उसी डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है। अच्छा जी, एक चीज याद रखिएगा, ऑडिट किस चीज का करते हैं हम? ऑडिट करने पे हम ये बताएं कि कंपनी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का सीईओ बहुत अच्छा है, कंपनी के जो है वो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे, नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते किससे? एफआरएस के हिसाब से। तो इसका मतलब है अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो ये आपको तंग करेगा ये सब्जेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। हम अपना रिलेशनशिप ना बिल्कुल ऑनेस्टी पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आगे भी मैं 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने ताल्लुकात आपसे बहुत अच्छे रखूंगा और सच पे रखूंगा, ठीक है। अगर किसी बंदे की अकाउंटिंग वीक है, वो बंदा इस पेपर में थोड़ा बहुत सफर करता है, ठीक है जी। क्यों? एक चैप्टर अभी आप इसके अंदर पढ़ोगे रिपोर्ट का चैप्टर, उसमें आपको कहेगा कि जनाब ये ऑडिट, ये सिनेरियो है अकाउंटिंग का, इसको देख के बताओ एज एन ऑडिटर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो रिपोर्ट दोगे वो रिपोर्ट कैसी होगी। आपने अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट देखना है, वो गलत होगा सही होगा ये कैसे पता चलेगा? मुझे आती होगी चीज, ठीक है जी। तो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है, आपको डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आता है, इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड आपको आता है, IAS 16 आता है, उसके रूल्स पता है आपको। 2 स्टैंडर्ड्स तुम FAR 2 में पढ़ोगे, ठीक है जी, जिसमें एक स्टैंडर्ड होगा IAS 1037, ठीक है जी, उससे रिलेटेड यहाँ चीजें टेस्ट होंगी, और एक फाइनल अकाउंट्स का स्टैंडर्ड होगा। फाइनल अकाउंट्स का स्टैंडर्ड तो नहीं कहते, फाइनल अकाउंट्स की चीजें देखोगे वो यहाँ काम आएंगी, IAS 8 टाइप की चीज। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग अच्छी हो, अकाउंटिंग का मतलब नंबर्स का गेम नहीं, आपको ट्रीटमेंट याद हो। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने पूछा कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? आप ऑडिटर हो, कंपनी ने अकाउंटिंग गलत की है, ये मुझे बताओ, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? कितने लोगों ने FAR 2 पढ़ा हुआ है? अच्छा सॉरी, IAS FAR 1 में ना, अब तो FAR 1 देख के आ रहे हो ना, एस्टिमेट है ना,
बस आपको ये चीज वहां पता होनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होना क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जब वो FAR 1 में थे IAS 8 FAR 2 में था, जब वो FAR 2 में आया तो IAS 8 FAR 1 में चला गया। तो हम थोड़ी उसको हेल्प आउट कर देंगे, यहाँ पर चीजें हिसाब किताब सही कर देंगे। अच्छा जी, तो नॉलेज अकाउंटिंग की चाहिए आपको इस हद तक कि आपको पता हो जी एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, इंपेयर होते हैं, इन्वेंट्री का क्या हिसाब किताब है, ठीक है जी, सेल्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक होती है। तो नहीं भी आएगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करते रहेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, रिपोर्टिंग का जो एरिया होता है उसमें रिपोर्ट पर जो सवाल आते हैं उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही पूछता है, ठीक है। अच्छा जी, रिजल्ट्स हमारे पास में क्या रहे हैं सर? देखो इसके रिजल्ट्स ना बड़े ये बाकी रिजल्ट्स को मैं कहता हूं कि अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप ये याद रखिएगा कि किसी भी बड़ी अकाउंटेंसी बॉडी में 1/3 रिजल्ट आना इज अ गुड रिजल्ट। 1/3 रिजल्ट आना इज अ गुड रिजल्ट, ठीक है जी। और मैं देखूं तो सर इसके अंदर 1/3 और 1/4 रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं आई कैप, ठीक है जी। ये आई कैप के रिजल्ट हैं। बीकॉम का रिजल्ट है ना अभी, वो तकरीबन 22% था। इसका मतलब बीकॉम में 78% लोग फेल हुए हैं। ये बीकॉम से अच्छा रिजल्ट है, ठीक है जी। यहाँ रिजल्ट 55% है, 55%, 55%। सर ऐसा क्यों कि 55% रिजल्ट आया, उससे पहले 29% है, उसके बाद फिर क्या एग्जामिनर चेंज हो गए? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मैं मेरे अपने अपने हिसाब किताब से इसके रीजन हैं। एक फजूल का रीजन ये कि जो यहाँ फेल हुए तो यहाँ पास हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ भी जो पुराने वाले हैं जो यहाँ फेल हुए तो यहाँ भी आए थे ना, वो यहाँ क्यों पास नहीं हुए? ठीक है जी, ये फजूल बात है। सही बात यह है कि जनाब जो यहाँ पर टॉपिक टेस्ट हुए होंगे आप उनमें से देखेंगे मेजॉरिटी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आसान टॉपिक्स हैं। उनमें इवन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ना, तो लोग हैंडल कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ऑडिट के सारे कोर्स में जितने स्टैंडर्ड्स हैं सब पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है? नहीं, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसपे टिपिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए, ठीक है जी। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सिनेरियो की जगह नहीं बनती, वहां से वो सीधी चीजें पूछता है। तो इस पर्टिकुलर पेपर में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड टेस्ट हुए होंगे जिनका जो है वो हिसाब किताब आसान है। छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, आसान हिसाब किताब है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मुश्किल, वहां आपको दिमाग लगाना पड़ता होगा, ठीक है जी। तो सर अगर आप रेंज देखें मेरे हिसाब से पिछली 3-4 अटेम्प्ट्स अगर आप देख लें तो हर दफा हम 25% से ऊपर है। लास्ट अटेम्प्ट में भी रिजल्ट इसका 30% प्लस है, ठीक है जी। बुरा रिजल्ट नहीं है और अल्लाह का शुक्र है हमारा उसमें गोल्ड मेडल था, ठीक है जी। अच्छा जी, सुने, ये हम ना रिजल्ट्स पे सब बात कर रहे हैं, हमसे आगे जाके बात करेंगे इसके रैशनल के ऊपर। ये इसी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। को बंदा अगर ये कहे कि जी रिजल्ट नीचे आ रहा है, नहीं, रिजल्ट ऊपर जा रहा है, नहीं सर, रिजल्ट जो है वो बस अल्लाह वास्ते ही चल रहा है, ठीक है जी। और मैं फिर आपको बताऊं जिस अटेम्प्ट में, जैसे लास्ट अटेम्प्ट का पेपर था, मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में 4-5 ऐसी चीजें आई जो कंपैरेटिवली हर बंदा मार्केट में बहुत अच्छी पढ़ाता है। रिजल्ट आपको नजर आ गया। इस अटेम्प्ट में हुआ ये कि जब बच्चों ने पेपर दिया ना, तो हमारे यहाँ एक बच्चा लड़का जाता है वो पम्फलेट वगैरह बांटने के लिए। मैंने उसको 12 बजे फोन किया, मैंने कहा कोई भी बंदा पेपर दे के निकले, मेरी बात कराओ उससे, आपके पेपर से ना हमारी जान निकली हुई होती है। वो निकला, कोई बच्चा निकला होगा, उसने फोन पकड़ा दिया, उससे मैं फोन पे बात किया, मैंने कहा हाँ जी सर, कोड ऑफ एथिक्स पे ऐसा सवाल आया, मेरी तो हालत खराब हो गई, ऐसा तो किया ही नहीं हमने। तो कोड ऑफ एथिक्स मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, सारी चीजें हमने कवर की थी, चलो खैर आगे। और सर वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे एक सवाल आया जो पता नहीं क्या था, बैंक रिकंसिलेशन पे क्या ऑडिटर करेगा, ये पूछ दिया। भाई बैंक पे क्या करेगा, हम तो वो याद करके गए थे, बैंक रिकंसिलेशन पे क्या करेगा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब वो बच्चे की हालत देखी, मैंने कहा यार सब अच्छा गया था, ये ऑडिट में क्या हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तुम्हें सब्सटेंटिव आकाश ने नहीं कराया था? कहता नहीं सर, मैं ARTT का स्टूडेंट नहीं। मैंने कहा रख फोन भाई। उसके बाद मैंने देखा सवाल वो आया क्या है, 13-14 नंबर का। वो सवाल 14 नंबर का सवाल था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। स्टडी टेक्स्ट में है, लोग कटवा देते हैं, यार ये नहीं आता पेपर में, आज तक नहीं आया। उसने कहा आज बहुत सारे काम ऐसे हुए जो आज तक नहीं हुए, आज हो जाएंगे। उसे सवाल पूछ रहे 13 नंबर का, ठीक है जी। मैं फिर आपको बता दूं, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट आपने हर हाल में उसका कोना कोना कवर करना है। एक दफा एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, वो यहाँ मिलने आया मुझसे, पुराना कुलीग था हमारे साथ, ओमान में भी रहा है, दुबई में भी रहा है हमारे साथ। आया तो
आर्टिकल में बड़ा फजूल आदमी था। मैंने कहा मैं इससे क्या मिलूं यार, टाइम वेस्ट करेगा, मैंने भगा दिया उसको। क्लास थी मेरी, दूसरी दफा मिलने आया, मैं मिल लिया उससे। मैंने कहा यार गलत बात है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैं बैठा उसके साथ, मैंने कहा क्या करते हो भाई? उसने कहा यार मैं ना ICAP की कॉपियां चेक करता था, अभी मैंने बंद कर दिया काम, ठीक है, फलां जगह पे काम करता हूँ, ICAP की कॉपियां चेक करता हूँ। अब मैंने कहा रुक यार, तो बड़ा काम का बंदा है भाई, तो मुझे बताओ यार क्या बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ठीक है जी। तो उसने पूरी डिस्कशन मुझसे की कि यार बच्चे गलतियां ये करते हैं वो करते हैं। उसने कहा मसला ये कि ICAP पेपर ऐसे बनाता है कि पिछली 5 अटेम्प्ट में जो चीजें पूछी है ना, वो छोड़ के बाकी चीजें पूछ ली। ICAP में ऑडिट का पेपर प्रेडिक्ट करना इतना आसान है कि जो पिछली 5 अटेम्प्ट में चीजें आई है ना, उसके अलावा बाकी चीजें अच्छे से कर लो। वो 5 अटेम्प्ट भी करनी है, छोड़ना नहीं है, जो बाकी की हैं वो बहुत अच्छे से करके चले जाओ। उसने इस दफे भी उसने किया, जो चीजें उससे पूछी है इस अटेम्प्ट में, आप उठा के देख लें पिछली 5-6 अटेम्प्ट्स में उस जैसे सवाल उस एरियाज पे सवाल है ही नहीं। और हमारे यहाँ गधे क्या करते हैं, पिछली 5 अटेम्प्ट अच्छे से करके जाना, क्योंकि वही नहीं आनी है, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा हूं सर कि वो कोर्स कवर करेगा और पेपर की जो किताब है हमारी, वो हमारी की किताब होगी, ठीक है जी, वो आपने पूरी करनी है। आगे जाते हैं हम सर हमारे पास जो रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशंस है ना, उसका रीजन क्या है सर? आप, मैंने ना थ्योरी और सिनेरियो को सामने रखा है, आप ये भी देखें सर, जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए ना उसमें सिनेरियो ज्यादा है, 81, 80, 84, 75, इसके बावजूद अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? अब लोग पक्के हो गए, अब लोगों को पता है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैंडल कैसे करने, ठीक है जी। तो मैं फिर आपको बताऊं, इसमें कोई एक इम्तियाजी चीज नहीं है कि जी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कोई ऐसी चीज है जो नहीं, अब आप हैंडल कर लेता है बच्चा, वो लताड़ता है पेपर में, गालियां देता है। वो किसको गालियां दे रहा होता है? जिन लोगों ने अटेम्प्ट सही नहीं किया। और मैं फिर आपको बताऊं सर, एक रीजनेबल, देखो 30 मार्क्स ऐसे होंगे, 20 मार्क्स ऐसे होंगे जो सीधे रट्टे वाले क्वेश्चन। सिनेरियो में आपको एक बात बताऊं, सिनेरियो में ये भी शामिल है, मैंने आपको पढ़ा है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या है, डन। उससे आपको दे दिया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पेपर में, और कहा बताओ इसमें कौन सा कंटेंट ऐसा है जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये सिनेरियो या ये रट्टा है? हम इसको काउंट कर रहे हैं सिनेरियो में, ठीक है जी, ये इसलिए 81 नजर आ रहा है, ठीक है। हम इसको किसमें काउंट कर रहे हैं? सिनेरियो में। 3 अटेम्प्ट 3 लेटर। पहले उससे, अच्छा पहले उससे हम पूछा जनाब बैंक कंफर्मेशन है, ये स्टैंडर्ड बैंक कंफर्मेशन है, बताओ उसमें गलती क्या है। ऑडिट रिपोर्ट आपको दे दी, बताओ इसमें गलती क्या है। हम उसको कहां काउंट कर रहे हैं? सिनेरियो में। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये बड़ी बेईमानी वाली बात होगी कि ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और आपकी ऑडिट की नॉलेज है, ठीक है, आपकी ऑडिट की नॉलेज भी होनी चाहिए, लेकिन आपको वो कंटेंट्स क्या हो, याद भी होने चाहिए। इस हद तक याद हो कि आप ऑड चीज को आउट तो कर सको, ठीक है जी। इस दफा उसने एक सवाल पूछा कि एक रिटन रिप्रेजेंटेशन है। जी जनाब, रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करते हो ना, क्लाइंट पे जाके सबूत ले रहे हो चीजों के, एंड में आके आप क्या कहते हो क्लाइंट को? यार मैंने ऑडिट किया, पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन एक लाइन तो लिख के दे दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गंद नहीं है। वो कहते तूने ऑडिट किया तो मैं क्यों लिख के दूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाया, लिख के दे दो यार। तो ऑडिटर आपको क्या करता है, सॉरी मैनेजमेंट आपको क्या करती है, 10-15 पॉइंट्स लिख के दे देती कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिस नहीं हुई, कोई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, हम उससे लेके रख लेते हैं। ये क्या होती है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आमतौर पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर खुद बना के देता है मैनेजमेंट कि अपने लेटर हेड पे ये साइन करके मुझे दे, ऐसा। एग्जामिनर ने इस दफा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रखी आपके सामने, बताओ इसमें गलतियां क्या है, ठीक है जी। और मैं उसको कहां काउंट कर रहा हूं? सिनेरियो में। मैं आपको फिर बताऊं, देखो आपको एक ऑलराउंड चीजें, इस सब्जेक्ट का मसला ये है कि आपको चीजें याद भी रखनी है और फिर उसको अप्लाई करने का तरीका भी आपने सीखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप देखें तो सर 33, 61, 70 2017 के बाद से या सितंबर 2017 के बाद से आपको पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नजर आएंगे, लेकिन जो सिनेरियो में हमने इसको तोड़ा हुआ है ना, सिनेरियो और थ्योरी, थ्योरी में मैंने सिर्फ वो एरिया डाले जिसमें सीधा थ्योरी का सवाल है, सीधा थ्योरी का सवाल है, बताएं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं फलां जगह पे, ठीक है जी। या मिसाल के तौर पर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स क्या हैं, बताएं जी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब ली जाती है और किन किन मैटर्स पे ली जाती है, सीधा सवाल वो मैंने यहां डाला हुआ। लेकिन इस सिनेरियो को अगर आप पूरे देना, आपको आधे सिनेरियो ऐसे नजर आएंगे जिसमें सीधे सीधे प्रोसीजर्स लिखे, ठीक है जी।
अच्छा जी, मैं आपको ना डराऊंगा नहीं कि सब्जेक्ट ऐसा है कि आपकी नस्लें उजाड़ देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 40% लोग पास हुए हैं उनमें एवरेज स्टूडेंट्स थे, ठीक है जी। अच्छा जी सर, ये रिजल्ट को सिनेरियोस के सामने रखा है मैंने, और मैं यकीन करो थोड़ा ना मैथ्स का एक अच्छा स्टूडेंट, मैंने इस पे कोरिलेशन चलाया पूरा, ठीक है जी। कोरिलेशन समझ दो, कोरिलेशन का मतलब ये जब एक चीज बढ़े तो दूसरा कम हो, दूसरा बढ़े, कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर आप देखें 14% का रिजल्ट जब आया उस वक्त सिनेरियो बेस कितना था, 77%, लेकिन 81% सिनेरियो में क्या आ गया, 41% रिजल्ट आ गया। तो मैं ये कहूं कि सिनेरियो वाला पेपर आने की वजह से बच्चे फेल हो गए, हाँ ऐसा जब था जब पहली दफा सिनेरियो टेस्ट होना शुरू हुआ। वक्तन फवक्तन जैसे सिनेरियो टेस्ट होते रहे ना, रिजल्ट इंप्रूव होता रहा। और मैं फिर आपको बता दूं, हर बंदा जो मार्केट में पढ़ाता है अपने स्टूडेंट्स को, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही करवाता है। कोई यूनिक नहीं है कि जी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ऐसे हैं जो एक मखसूस किताब में लिखे हुए, नहीं 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 नहीं, हर बंदा जो आपको पढ़ाएगा वो अल्टीमेटली आपको सिनेरियो सॉल्व कराएगा, और सिनेरियो सॉल्व कराने के बाद उसकी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी सर, हमारे पास कोर्स में क्या है, अब ये आप लिखोगे, ठीक है जी, ये अब आप लिखोगे, ठीक है जी। हमारे पास कोर्स में है क्या, ये आप लिखोगे। सर हमारे पास 15 से लेके 25 मार्क्स का एक एरिया है, ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। एआरटीटी की अपनी बुक है बेटा, ठीक है जी, और उस किताब में सवालात भी हैं, थ्योरी भी है, नोट्स भी है, ठीक है जी, सब कुछ है उसके अंदर। अभी क्लास के एंड पे मैं आपको किताब दिखा देना। नहीं बेटा कोई चेंजेस नहीं है इसमें। फिर मोहम्मद लिखा गया सर, बुक 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 आ गई है। हाँ बुक आ गई है बेटा, सिर्फ इसकी प्रिंटिंग हो रही है, किताब फाइनल स्टेज पे, फाइनल है, इसमें मजीद कुछ चेंजेस नहीं करनी है। अच्छा जी सर सुने, इसमें ना आई क्या अपने दो एरियाज मर्ज किए, ठीक है जी। ये पहले दो 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 हिस्सों में स्प्लिट था, 10 नंबर का एक एरिया था, 15 नंबर 10 से 15 नंबर का दूसरा एरिया था। ये 6 चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और तो सुनना जरा, 2 मिनट ना इसको जरा सुनना, फिर उसको लिखना। मैंने नाम नंबर लिखे, सिर्फ आयजा के नाम नहीं लिखे, ठीक है। आयजा है क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आयजा 200, 210, क्वालिटी कंट्रोल, कंपनीज एक्ट, आईफैक और कोड ऑफ एथिक्स। ये जो नीचे वाले 3 एरियाज है ना, इनके पहले अलग से ग्रेड होता था 15 मार्क्स का, इन नीचे वाले 3 एरियाज का, ठीक है जी। सर ऊपर वाले एरियाज और बाकी दूसरे सेगमेंट में कुछ स्टैंडर्ड्स है वो 10 नंबर के टेस्ट होते थे, अब उसने क्या किया, पूरा 25 नंबर का कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, नहीं अब उसकी मर्जी है वो एथिक्स पे सवाल पूछे या ना पूछे, उसकी मर्जी है वो कंपनीज एक्ट पे सवाल पूछे या ना पूछे। इस ग्रिड में सिवाय क्वालिटी कंट्रोल के सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं, जब आप ऑडिटर अपॉइंट होते हो ये तब के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ऑडिट शुरू होने से पहले के, ठीक है जी। आईजा 200 ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, आज हम पढ़ेंगे। 210 ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जब आप ऑडिटर अपॉइंट होते तो आपका और क्लाइंट का एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है जी। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट हम पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है ऑडिटर के ऊपर, हाँ हाँ, कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो भाई कंपनीज एक्ट तो अप्लाई होगा ना, किसके ऊपर, ऑडिटर के ऊपर। फर्म के बारे में कभी सुने, फर्म क्या होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है। आप जाओगे ना इंशाल्लाह अभी पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, उधर एक पार्टनर होगा। पार्टनर कौन होगा, जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, अल्टीमेट जिम्मेदार बंदा। उसके नीचे कौन होंगे, मैनेजर्स होंगे। उसके नीचे कौन होंगे, सीनियर, सुपरवाइजरी सीनियर्स, जूनियर्स, ये सब कुछ। कंपनीज एक्ट पूरी फर्म पे अप्लाई नहीं होता, कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है सिर्फ पार्टनर पे, किस पे, सिर्फ पार्टनर के ऊपर। फिर कोड ऑफ एथिक्स पार्टनर पे भी अप्लाई होगा, मैनेजर पे भी अप्लाई होगा, डायरेक्टर पे भी अप्लाई होगा, सेमी सीनियर, जूनियर, इवन फर्म के कुत्ते पे भी अप्लाई होगा, ठीक है जी। फर्म के एम्प्लॉयज पे भी अप्लाई होगा, ठीक है जी, याद रहेगा। कोड ऑफ एथिक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, कंपनीज एक्ट सिर्फ अप्लाई होगा किसके ऊपर, पार्टनर के ऊपर। सर कंपनीज एक्ट पूरा नहीं है हमारे कोर्स में, सिर्फ वो पार्ट है जो ऑडिट से रिलेटेड, इसमें ऑडिटर की क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी। इसके अंदर ऑडिट जो है वो कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, डिलीवरेबल्स क्या होंगे ऑडिट के, इस तरह की चीजें, सीधी सीधी चीजें, कोई टेक्निकल चीज नहीं है इसके अंदर। कोड ऑफ एथिक्स ये एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज है सर, ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। साल के तौर पर सर मैं पेप्सी का ऑडिट कर रहा हूँ, और पेप्सी वालों ने कहा कि जी आपके लिए बोतल पे 20% डिस्काउंट। हमने कहा कौन सी बोतल पे भाई, उसने कहा जो हम बनाते हैं। अच्छा चलो जी,
अब मैं क्रेटें की क्रेटें लेके जा रहा हूँ, मेरे भाई की दुकान है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पेप्सी कंपनी का ऑडिटर हूँ और उससे भरपूर क्या ले रहा हूँ, फायदा ले रहा हूँ, तो सर क्या मैं कोई एथिकल काम कर रहा हूँ? अब ये डिसाइड करेंगे हम यहाँ आगे कि एथिकल काम है या नहीं है। ठीक है जी। सिवाय क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के जितने स्टैंडर्ड्स आप यहाँ देख रहे हो वो कब के? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स? ऑडिट करते हैं ना सर, ये कैसे चेक होगा कि ऑडिटर ने ऑडिट सही किया? आई कैप आगे चेक करेगा। आई कैप का एक डिपार्टमेंट है ना, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, आके चेक करता है कि ऑडिट सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी। केपीएमजी एक फर्म है, ऑडिट करती है, मैं वहां से, मेरी आर्टिकल्स है। केपीएमजी पाकिस्तान का ऑडिट करने के लिए केपीएमजी इंटरनेशनल आती है, क्यों? कहते भाई हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हो, केपीएमजी ऑडिट सही कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो, ये ना हो कल खबर आ जाए केपीएमजी पे एससीसीपी ने पेनल्टी लगा दी, हमारा नाम खराब हो आपके चक्कर में, तो वो आके ऑडिट करते हैं। ठीक है जी। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, ये हमने देखना है। आगे मैं बताऊंगा फर्म के अंदर भी एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, ये सारी चीजें हमने देखनी। ये 6 स्टैंडर्ड 15 से 25 मार्क्स के। सर लास्ट टाइम इस पे सवाल आया, जी सर लास्ट टाइम इस पे सवाल आया, इसके ऊपर 13 नंबर का सवाल इसमें से आया। ठीक है जी। 13 मार्क्स का सवाल इसमें से आया सर, ऊपर स्टैंडर्ड में सवाल है छोटे छोटे, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि ये 15 से 25 मार्क्स के। ठीक है, बड़े मांगे, कर लिए कॉपी इसको। आईफैक क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ठीक है जी। ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बढ़ना है, आईफैक है क्या, कैसे बना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्योर थ्योरी, कुछ भी नहीं, 20 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, बड़े मांगे दोस्त, ये कौन से टॉपिक आप पढ़ाएंगे? सर इसके अंदर पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, आखिरी के 3 मैं पढ़ाऊंगा, ये 2 आकाश पढ़ाएगा। ठीक है जी। ये हमने अभी आगे बैठ के हम डिसाइड कर लेंगे। जी मेरे बच्चे, एक स्लाइड पीछे जाऊं। हाँ जी, राइट है जी मेरा बच्चा। नहीं, एथिक्स यहाँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, FAR 2 वाली नहीं है। FAR 2 की एथिक्स है उस बंदे की जो अकाउंटेंट है। सीए करने के बाद आपके पास चॉइस है ना, है तो फर्म में रुको या कहां चले जाओ, इंडस्ट्री में चले जाओ। जब इंडस्ट्री में जाओगे तो वो वाली एथिक्स अप्लाई होगी जो FAR 2 में पड़ी थी। फर्म में रुकोगे तो वो कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होगा जो ऑडिटर के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है जी, वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। MFA वाला एथिक्स बहुत आसान था, वो एथिक्स ही नहीं था, वो मजाक था। ऑडिट की पीडीएफ में बुक मिलेगी, यहां मिल जाएगी यार, मैं हर दफा पीडीएफ पे दे देता हूँ, सारा बता रहा हूं मेरे बच्चों। चलो जी, बड़े आगे सर, बढ़ जाए। अच्छा जी, सुनो सुनो दोस्त सुनो। सर जब एक ऑडिट शुरू होता है तो आपको शुरू में ये असेस करना पड़ता है कि जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ वो कितना रिस्की है। जितना ज्यादा रिस्की होगा उतना ज्यादा मुझे काम करना पड़ेगा। तो हमने शुरू में आके प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट करना पड़ती है। सर ये 15 से 20 मार्क्स का एरिया है। ठीक है जी। इसमें ये 6 स्टैंडर्ड्स या 5 स्टैंडर्ड्स आएंगे सर, लिखते जाए, सिर्फ अपने पास नोट कर देंगे ताकि आपको पता हो कि कोर्स में कितनी चीजें। सर आइजा 300 230 एक एक क्लास के स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है जी, लेकिन नीचे वाले तीनों स्टैंडर्ड्स 4 4 5 5 क्लासें आपकी खा जाए। ठीक है, नीचे वाला एरिया बड़ा है, ऊपर वाले दोनों स्टैंडर्ड्स एक एक क्लास के। ठीक है, 22 के करीब है टोटल, है टोटल। टोटल तो बहुत है, टोटल तो आइजा नहीं है सिर्फ ना, ISREs भी हैं। सिर्फ ऑडिटर का काम सिर्फ ऑडिट करना नहीं है ना, बहुत सारी सर्विसेज देता है ऑडिटर। तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, सब पे गाइड करते हैं ऑडिटर को। चलें जी, बता रहा हूं अब्दुल्ला, लिख लिया भाई, नंबर ही लिख देना, नाम मैंने लिखे, नाम बड़े लंबे लंबे थे तो मैंने कहा आपका टाइम वेस्ट होगा, समझ आपको कुछ आना नहीं है जब तक हम पढ़ ना लें। अच्छा जी सर, तीसरा एरिया ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ये है शैतान, ये वो चीज है जिसमें इस पेपर की जान है। ठीक है जी, ये पक्का तो हिसाब किताब पक्का। ठीक है जी, ये वीक तो खत्म, मामला खत्म। इसमें पूरी आइजा 500 की सीरीज है, लिख लिया, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स, अंदरूनी कंट्रोल्स। ठीक है जी, ये एरिया है सर इसके अंदर।
1 2 3 4 5 6 7 8 एरिया मेरे इसमें 15 में से 10 में से सॉरी 10 से कितने 12 है। अच्छा जी, सिर्फ ये नंबर लिखना है मेरे बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें कितनी टेस्टिंग है? 45 से 55 मार्क्स की। बता रहा हूं अब्दुल्ला मेरे बच्चे, बता रहा हूं, सारा बता रहा हूं जी। बढ़े हम आगे। यहाँ आईटी भी, यहाँ पहले आईटी के अलग से 15 नंबर होते थे, तो पेपर पास करना आसान था। ठीक है जी, रट्टे वाली चीजें थी आईटी के अंदर, कंट्रोल्स हैं, जनरल कंट्रोल्स हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं, इस तरह की चीजें थी। अब उससे कहा नहीं, इस गंद में शामिल है। ग्रिड बड़ी करने से क्या होता है, ये टॉपिक स्किप किया जा सकता है। ठीक है जी, तब भी पेपर बन जाएगा। ठीक है जी, आपको मैं कहूं 10 टॉपिक है कोर्स में, 100 नंबर का पेपर है, पेपर मुश्किल बनेगा। अगर मैं आपको कहूं सर 3 टॉपिक हमने डाल दिया, उनमें से 20 नंबर, तो वो आसान हो जाता है। आपको पता होता है एक ग्रिड छोड़ने के का लॉस कितना है, 20 मार्क्स। ठीक है जी, अच्छा जी, बड़े एक सब लिख लिया सर। ये आईसी और टीओसी क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, पूरा डिटेल में हमने देखा। डन। बड़े ये थोड़ा ऐसा पैच है कि हमने लिखना है सिर्फ उसको। ठीक है जी, अब्दुल्ला थोड़ा सा आगे जाने, सब बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है और ये नहीं है। चलो जी, उसके बाद 10 से 15 नंबर के 2 स्टैंडर्ड्स हैं, और इन स्टैंडर्ड्स के लिए अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए। ठीक है जी, और ये स्टैंडर्ड है जनाब ऑडिट रिपोर्ट और ISRE 2400। नाम बता देता हूं दोबारा, इसका नाम है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। क्या चीज? ऑडिट रिपोर्ट है, मैं आगे ले जाता हूं दोबारा, ये ना, इसकी बात करो ना। ऑडिट रिपोर्ट ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। ठीक है जी, ये अभी सारा पढ़ेंगे हम ऐसे। अभी आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ना, ISO 31000। वहां किसी ने पूछा 31000 क्यों है? 31000 नंबर कहां से आया है? एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये ISO 200 क्यों है? फिर उसके बाद 201 होना चाहिए, 202 होना चाहिए, 210 क्यों है डायरेक्ट? ठीक है जी, तो ये भाई एक जमाने के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। आप लोगों ने IS पढ़े ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IS 1 तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, IS 2 इन्वेंट्री का है, 3 किसका है? 3 था किसी जमाने में, 3 था किसी जमाने में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। फिर वो क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया, जब तक हम 15 पे पहुंच चुके थे। जब ऑब्सोलीट हो गया, नया स्टैंडर्ड बनाया, तो IS 3 नहीं बनाया, क्या कर दिया? IS 16 डाल दिया। तो वो आगे एक स्टैंडर्ड डाल देते हैं, उसकी जगह खाली छोड़ देते। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सर मैं, ये एक छोटी सी डिस्कशन है 3-4 मिनट की, और मैं आपको फिर बता दूं, ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। इससे बहुत ज्यादा मुश्किल लॉ का सब्जेक्ट है। इससे बहुत ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो शायद FAR 2। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। देखो मैं आपको 2 अप्रोचेस बताता हूँ। मैं एक जमाने में ना FAR 2 पढ़ाता था एक जगह पे, मैं वैसे टीचर आपको बता रहा हूँ। तो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था। ठीक है जी, एक सब्जेक्ट पढ़ाता था FAR 2, और उसमें भी 4 टॉपिक पढ़ाता था। तो जब मैं क्लास में आता था, मैं कहता था एक तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट FAR 2, और उसमें सबसे मुश्किल टॉपिक मेरे वाले 4। क्यों? मैं कहता था मुझे इंपॉर्टेंस दो। जब मैं आऊं ना, आपको लगे कि यार ये बंदा अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम तबाह हैं, हम मर चुके हैं, ये हमारा सेवियर है। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये शायद आपको वक्त के साथ फील हो गया यार आसान है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, लिखने का हिसाब किताब, ड्राफ्टिंग करनी है। क्लास में कराऊंगा आपको सारी चीजें। ठीक है जी, सर फेल क्यों होते हैं लोग? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका मैं बताऊंगा सर इसमें। एक तो सर मेमोराइजेशन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, रट्टा मारो, दबा के रट्टा मारो, इसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि पेपर में सवाल जो आता है उसके 2 पार्ट्स हैं, क्या? इवेल्युएट और ऑडिट प्रोसीजर्स। इवेल्युएट, और आप रट्टा तो मार लोगे चीजों का। अच्छा, मैं रट्टे को क्या समझता हूं पता है? वर्ड टू वर्ड याद करना। वर्ड टू वर्ड याद करना सिर्फ कुरान पाक का पॉसिबल है,
बाकी दुनिया की कोई किताब के 20 पेजेस भी आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते, मुश्किल है। ठीक है जी। तो रट्टे का मतलब ये, रट्टा तो लगाना ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि यार आपको ऑडिट प्रोसीजर्स ही याद नहीं करने, ये फिर जुल्म है आपके साथ। आपको ऑडिट प्रोसीजर्स याद करने हैं। अंग्रेजी पे वो फेल नहीं करता कि इज आर एम गलत लगा दिया, ठीक है जी, इस पे फेल नहीं करेगा, ग्रामर पे फेल नहीं करेगा जी। देखो बेटा, ऑडिट के अल्फाज आइजा स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ और है। ICAP ने अपनी किताब बनाई, अल्फाज बिल्कुल चेंज कर दिए। एक टीचर ने नोट्स बनाए, उसमें बिल्कुल चेंज कर दिए। मैंने अपने नोट्स बनाए, उसमें बिल्कुल चेंज है। अल्फाज कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव जो है वो जो चीज लिखोगे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसमें कोई वो नहीं है कि यार लॉ वाली बात के जो लॉ में लिखा है वही अल्फाज इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। रट्टा का मतलब ये है कि तुम्हें अगर मैं 5 पॉइंट्स बताऊं तो 5 पॉइंट्स तुम्हारे जहन में होने चाहिए। ठीक है जी। मैं आपको कहूं जी 3 चीजें देख के आनी है, शेयर होल्डर रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, ठीक है जी, फला रजिस्टर, ये बस आपके जहन में होना चाहिए। अब उसके लिए आप कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लो, डजेंट मैटर। मैं फिर आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। सर ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये है बीमारी हमारी, ये बीमारी है सर, ये बीमारी है। मैं आपको बता दूं, होगा ये कि सर मैंने लोगों को देखा पढ़ाते हुए, ठीक है ना, मैं इसलिए ऑडिट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सारी चीजों का, कि जब मैंने सब्जेक्ट को खुद तैयार किया ना, तो मैंने तमाम जगहों से चीजें देखी कौन क्या किस तरह लेके चल रहा है। फाइनल में तो इतना बुरा हाल है, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। ओवर सिंप्लीफिकेशन ये कि मैं एक स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने 2-3 चीजें पढ़ी, दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा यार ये बच्चों को समझाने जाऊंगा ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक काम करो इसको ड्रॉप कर दो आज, इसको आगे जाके कहीं समझा देंगे। और मैं आगे बढ़ गया, वापस नहीं आता मैं का मतलब है उस्ताद, वापस नहीं आता, जो गया गया। अब ओवर सिंप्लीफिकेशन में बच्चे को लगता है कि यार चीजें तो बहुत आसान है, चीजें हैं आसान। जब वो पेपर के पास पेपर के सॉल्यूशंस उठाता है तो वो कहता है सर ये तो गलत है, इसमें तो देखिए क्या क्या बातें कर रही है, ऐसा तो है ही नहीं। तो मैं आपको फिर बता दूं कि आपने ICAP की किताब हाथ में रखनी है, जहां मैं चीजें कम करूं आपने मुझे वहां रोकना है, सर ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, सर ये पॉइंट आपने बताना है, नहीं तो काम नहीं होगा। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं क्लास में, मेरे बच्चे यार, लोगों को यकीन करो कोई ख्याल ही नहीं, 21 फोन आ गए इस बंदे की। अच्छा जी, दूसरा 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 सर, दूसरा कोर्स कवरेज, ये सुनना लास्ट अटेम्प्ट में जो 13 मार्क्स का एरिया आया था ना, 13 मार्क्स का एरिया जो आया था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे लोगों ने ये कह के कटवा दिया था कि ये पेपर ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? आज तक नहीं आया। इस तरह की चीजें नहीं आती हैं भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं। कोर्स कवरेज आपने पूरी ईमानदारी से करनी है। क्या मैंने आपको किसी ब्लॉक पर रोक के कहा कि यार ये ब्लॉक हल्का है, इसको हल्का करके जाओ? नहीं, ये चारों ब्लॉक्स आपने अच्छे तरीके से करने, लेकिन आप सबको पता है कि जो तीसरा ब्लॉक है उसमें सबसे ज्यादा नंबर है, लेकिन उसके अंदर एरिया भी ज्यादा है। ठीक है जी। तो सर कोर्स आपने पूरा कवर करना है, सिंप्लीफिकेशन आपने नहीं पूरी चीजें कवर करनी है। फिर सर इंटरेक्शन बिटवीन स्टैंडर्ड इज टोटली इग्नोर्ड। सुनो जरा एक सवाल, ICAP का एक सवाल सुनना। दो स्टैंडर्ड ICAP में। ICAP ये कहता है उसमें हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में, एक पेरेंट कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडरी को दिया लोन, क्या दिया? लो रेट पे लोन दिया, कम रेट के ऊपर। सब्सिडरी ने वो सूद भी पे नहीं किया, सब्सिडरी ने वो सूद भी पे, हेलो वालेकुम सलाम, मैं क्लास में हूं बेटा। उसको दे दो ना, यहाँ कोई अकाउंट्स में बंदा होगा, उसको दे दे। फॉर्चून सेंटर नहीं है गली में उसके यार, चलो। अच्छा जी सर, ICAP ने सवाल पूछा, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया, कम रेट पे दिया, और इसके बाद उस सब्सिडरी ने वो कम रेट का सूद भी पे। उसने कहा बहैसियत ऑडिटर आप क्या देख रहे हैं इसमें, पता है क्या मसला है इसके अंदर? लोगों ने लिखा जी पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, रिलेटेड पार्टीज रिलेटेड पार्टीज रिलेटेड पार्टीज। ठोक के आ गया। एक चीज टोटली भूल गए कि सब्सिडरी जो छोटा सूद भी पे नहीं कर रही है, तो उसके तो गोइंग कंसर्न का मसला हो सकता है। दो स्टैंडर्ड मिला के सवाल आया, लोगों ने एक का जवाब दे दिया, दूसरे को टोटली इग्नोर कर दिया। तो सर याद रखना, जो सवाल आएगा ना आपके लेवल पर तो शायद इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 2-3 सवाल पेपर में ऐसे होते हैं जिसपे एट अ टाइम 2-3 स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे होते हैं।
ठीक है जी। मैं फिर आपको बता दूं, आपके पेपर में इतने ज्यादा इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। फाइनल में जाओगे आपको हर सवाल में 4-5 स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी। तो ये चीज ये कैसे होगा सर, ये कैसे कवर करेंगे? प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा सिनेरियोज आप देखोगे आपको पता लगेगा कि स्टैंडर्ड्स कहां इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है जी। फिर केस स्टडीज प्रैक्टिस करने का मसला, पढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा होगा। जहां मैं आपको कहूंगा केस स्टडी है, घर से देख के आनी है, आप घर से जाके देख लेना, आप नहीं देख के आओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास में कराना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी आदत बन गई है कि जो काम आपको खुद करना है। मैंने को कॉस्टिंग में भी एक बात बताता हूं कि एक स्टूडेंट ने एक सिनेरियो उठाया, पढ़ना शुरू किया, टीचर ने करा दिया, आपने नहीं किया, आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, आपने अपने आप को उस पर्टिकुलर सिनेरियो से गुजारा ही नहीं किया। यार मैं अगर खुद से सोचता तो क्या जवाब देता। और फिर आप लोगों को कहते हो मेरे टीचर ने 150 सवाल करा दिए, भाई तुमने कितने किए? तो जब टीचर ने कराया तो मैंने भी किया ना? नहीं नहीं, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस खुद भी देखने, कंफ्यूज होना है कि यार मैंने 2 अटेम्प्ट पहले आई कि अपने सवाल पूछा, इसका जवाब कुछ और है, आज सवाल पूछ रहा है इसका जवाब कुछ और है। ऐसा क्यों? ऐसा होगा आपके साथ, आप पेपर्स उठाओगे ना, ऐसा होगा। ठीक है जी। और प्लस सीधी सी बात है सर, जब से कोर्स चेंज हुआ है ना, हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ 3-4 अटेम्प्ट्स के पिछले पेपर्स हैं जो रेलेवेंट है। ठीक है जी। इससे पिछले पेपर्स हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं है। बहुत सारी स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कोर्स का पार्ट नहीं रहे। अच्छा जी। है लास्ट रिवाइज कब हुआ? लास्ट अटेम्प्ट में हुआ। कोर्स का आउटलाइन चेंज हुआ। ठीक है जी। पहले इस कोर्स में सेगमेंट से बहुत सारे 6 सेगमेंट से, अब उन्होंने 4 कर दिए। ठीक है जी सर। फिर दूसरा हमारे पास क्लास लेक्चर वर्सेस सेल्फ स्टडी। क्लास में आपने लेक्चर लेना है, साथ में पढ़ना भी है घर जाके। हर एक चीज उस्ताद के जिम्मे नहीं होती, हम कर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको धक्का दे के आगे लेके जाना है। ठीक है जी। लेकिन आपने, सर सीधी सी बात है, इसमें मॉक और टेस्ट से मुराद क्या है वो जरा सुन लेना। अगर कोई टीचर इवन आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्विज भी लेता है ना, ये भी आपके लिए बहुत बहुत इनफ है। मैं फिर आपको बताऊं, आपने जहन में क्या रखनी है, वो पॉइंट्स रखने हैं, वो प्रोसीजर्स रखने हैं, वो चीजें रखनी है। लिख आप लोगे, जब मैं आपको ड्राफ्टिंग कराऊंगा ना, लिख लोगे आप, मसला नहीं होगा आपको। मसला किस चीज का होगा? उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जवाब क्या लिखना है, ये इशू है। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो थॉट प्रोसेस का मसला है। मसला अंग्रेजी लिखने का, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस किस चीज के लिए कराई जाएगी? बताओ यार, यहाँ 4 पॉइंट्स जो लिखने, कैसे लिखें, सवाल को शुरू कैसे करें, जवाब को शुरू कैसे करें, खत्म कहां करें, किस तरह एवेल्युएट करें, एवेल्युएशन में कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, हम सारा काम इस पे करेंगे। मैं बैठ के, या दुनिया का कोई भी टीचर बैठ के आपका ग्रामर सही नहीं कर सकता। ठीक है जी। यहाँ शुड लगना चाहिए, कुड लगना चाहिए, ये आपको नहीं बताएगा। या शुड में एल क्यों नहीं आता, आवाज क्यों नहीं आती एल की, ये नहीं हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा जी, सुनो जरा दोस्त, चले जी सर। एग्जामिनर कमेंट्स में आपको सब बता रहा हूं, सारी जगहों पे एक ही बात उसने की है, मैं आपका वक्त नहीं जाया करूंगा। सारी जगहों पे एक बात की है, वो क्या बात की है? बच्चे रट्टे वाले सवाल को सही से हैंडल कर लेते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूं सर, ये 2020 का कमेंट है। ठीक है, यहां देख लो। इट वॉज कॉमनली ऑब्जर्व, मैं यहां से देख रहा हूं, इट वॉज कॉमनली ऑब्जर्व दैट examinees performed well in question involved rote learning whereas struggled in the question which required application of knowledge। ठीक है जी, क्या चीज, क्या कह रहे हो बेटा, आवाज का इशू आ रहा? अच्छा जी। फिर बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड, ये सितंबर 2020 का है। ठीक है जी। इन एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस सेशन, हाउएवर रिजल्ट इज नॉट स्टिल अप टू द मार्क। मेन रीजंस फॉर बिलो परफॉर्मेंस seem the inability of the examiners to implement theoretical knowledge to। वो आपसे ये थोड़ी कह रहा है कि यार आपकी अंग्रेजी सही नहीं है, वो आपसे क्या कह रहा है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में अप्लाई करना है, वो आपको नहीं आ रहा। ठीक है जी। आप जाते जाए आगे, वो आपसे ही कहेगा however performance is in questions 4, 7, 8, 9 was poor, a clear observation that student performs well in straightforward memory based questions but reflect poor knowledge in scenario based questions। सीधा सीधा हिसाब किताब, हर अटेम्प्ट में आप उठा के देखो, वो एक ही रोना रो रहा है। क्या रो रहा है वो? अच्छा, एक अटेम्प्ट में उसका कमेंट डिफरेंट आया सर। उसने कहा लोगों ने सवाल की रिक्वायरमेंट सही नहीं पढ़ी। उस एक अटेम्प्ट में सिर्फ रिक्वायरमेंट्स का मसला है, बाकी सब जगह पे उसने जवाब क्या दिया। अच्छा, फिर एक और बात, जब ऑडिट में फेल होते हैं तो अगली अटेम्प्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए कि पुरानी अटेम्प्ट के बच्चे पास हो जाते हैं। ये मैंने सुना, कल एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर जो रिजल्ट अच्छा आता है इसका ये रीजन है। आई कैप का एग्जामिनर क्या कह रहा है वो सुनो।
ये कह रहा था ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द पेपर वाज गुड एज 55.2%। इससे अच्छा रिजल्ट हो सकता है? इससे अच्छा रिजल्ट हो सकता है? नहीं। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा है। कैंडिडेट सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स, मोस्ट ऑफ दोज कुड नॉट परफॉर्म वेल वर दोज हु वर फेलिंग दिस पेपर फॉर अ पास्ट मेनी अटेम्प्ट्स। वो कह रहे जो मनूस फेल होते हुए आ रहे हैं वो यहां भी फेल हुए हैं। ये 55% में हम कहते हैं 10-15% नए लोग पास हो रहे हो, भाई 55% रिजल्ट आया, 55% रिजल्ट यार। 80% नया बच्चा होता है, 20% रिपीटर होता है। अगर मैं 20% को कंसिडर कर लूं, पूरा का पूरा पास हो गया, तो बाकी 5-10% रिजल्ट नहीं आता ऑडिट का। और ये बात के 55% में वो लोग पास हुए जो पुराने, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो कह रहा है जो मनूस हैं वो अभी तक मनूस हैं, ठीक है जी, वो अभी भी फेल हुए हैं। उसका रीजन क्या है? अब देखो क्या उसने जबरदस्त बात लिखी है। दे शुड रीथिंक द अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कवर द एंटायर सिलेबस। ये मैं बाद में कराऊंगा और ना कराऊं आप गए, जहां ना कराऊं वहीं रोकना मुझे। ये किताब में दिया आप नहीं करा रहे हो और मैं आपको बोलूं ना आगे आएगा और मैं आगे आपको मार्क करके दूं ये आगे आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं ऑडिट के कोर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आगे आएगी, लाइन से बना हुआ सारा, ठीक है। अच्छा जी, दे शुड ऑल्सो लर्न आंसरिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन as in many cases they write statements which are not incorrect। अंग्रेजी, वो कह रहे जो वो स्टेटमेंट लिखता है ना वो करेक्ट इनकरेक्ट है ऐसा नहीं है, रेलेवेंट नहीं है वो। आपको मैंने कहा जनाब ये 3 दवाइयां, ठीक है जी, एग्जाम में एक बीमारी आएगी उसमें से एक दवाई अप्लाई कर देना। आपने कहा अच्छा बीमारी आया, आपने तीनों डाल दी। आपने कहा जो सही वाली है वो भी तो जा रही है ना अंदर, बंदा ठीक हो जाएगा? नहीं, वो सवाल काट देगा आपका। कुछ जगहों पे आपने जो सवाल का जवाब देना है ना वो सीधा सीधा जवाब दो, ठीक है। अब देखो एक हम चीज पढ़ेंगे, उसमें कोड ऑफ एथिक्स में मसला आएगा, हम कहेंगे ऑडिट नहीं करो, छोड़ दो, या ऑडिट करने जा रहे तो उस बंदे को नहीं लेके जाओ जिसकी वजह से मसला हो रहा है, या उस बंदे को लेके जा रहे हो तो उसका काम रिव्यू कर लो। ये 3 ही हो सकते हैं। अब एक बड़ा मसला आ गया, आपने ये तीनों पॉइंट्स लिख दिए कि या तो ऑडिट ही ना करो या उस बंदे को ना लेके जाओ। उसने कहा भाई मैं जो जवाब पूछ रहा हूँ वो दो। आपने कहा जो आप पूछ रहे हो उसमें से एक ही होगा ना, और वैसे भी हमने सर से सुना है कि आई क्या बेस्ट आंसर पिक करता है, ठीक है जी, तो उसमें बेस्ट को खुद पिक कर लेना। अब मैं कहा ये भी करके दूं क्या? नहीं, ये नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, सर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस का सबसे बेहतरीन सोर्स पता है क्या है? आईसीएडब्ल्यू में बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। एसीसीए के क्वेश्चन होते बहुत बड़े क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होता है, वो सिनेरियो में कोई चीज छुपाता ही नहीं है, वो खुद आपको हिंट दे रहा होता है, इस वाले स्टैंडर्ड से जवाब देना, इस वाले से जवाब देना। आई कैप का क्वेश्चन ऐसा, वो कहता है खुद सोचो जो दिल में है वो लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फिर बता दूं सर, बच्चे पास हो जाते हैं इस पेपर के अंदर, एक रीजनेबल कोर्स पूरा किया ना आपने तरीके से, बंदे का बच्चा बन के कोर्स पूरा किया, चीजें याद है, आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करके जा रहे हो, हर उसमें स्टैंडर्ड्स में जितने क्लास में कराए गए पास पेपर्स देख के जा रहे हो, फेल नहीं हो गया, एक ही सूरत में फेल हो गए, कोर्स ही पूरा नहीं किया, छोड़ के गए हो चीजें, ठीक है जी, तो फेल हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये वही कमेंट्स हैं, वही जो है वो आ रहा है इसके अंदर भी, ठीक है जी। सर कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड करना है, प्रैक्टिस करनी है, कांस्टेंट रिवीजन करना है। अच्छा ये एक चीज सुन लेना जरा, कांस्टेंट रिवीजन, रिवीजन का क्या मतलब? मैं रट्टा मारूं? नहीं सर, फिर मैं आपको थ्योरी पेपर पास करने का अपना अपना तरीका बताता हूं। मैं थ्योरी पेपर मैंने जिंदगी में जितने भी पास किए किस तरह पास किए, मैं रीड करता था मल्टीपल टाइम्स। एक किताब है 200 पेजेस की, मैं टारगेट बना लेता था मैंने इसके 50 पेज आज रीड करने, चाहे समझ आए चाहे ना। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मे भी आपके लिए ये तरीका सही ना हो, लेकिन मैं ऐसे करता था। 50 रीड किया, अगले दिन 50 रीड किया, अगले दिन 50 रीड किया। सेकंड टाइम रीड करता था ना, जो नहीं समझ आ रहा होता था ना, वो ऐसा ऐसा समझ आने लग जाता था। सर मैं उसको किताब को कोई 12, 13, 15 दफा पढ़ लेता था, चीजें मेरे जहन में बैठ जाती थी। तो मैं आपसे कहूंगा कि जनाब एक क्लास खत्म हो ना, उसका रजिस्टर सिर्फ घर जाके घुमा लिया करो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, कोर्स आपका ना इतना बड़ा नहीं है, किताब आपको मिलेगी, आप रोज किताब लेके आओगे आरटीडी, रोज किताब सामने रखोगे, गौर तो सुनना जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा किताब के अंदर से पढ़ाऊंगा। मेरी किताब आईकैप की किताब के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, मेरी किताब आईकैप की किताब के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, मेरे क्लास के लेक्चर्स मेरी किताब के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। मैं जो क्लास में पढ़ा रहूंगा
ऐसा नहीं कि जब आप क्लास में पढ़ के जाओ वो आपने अलग रजिस्टर पे लिखा हुआ है, फिर जब आपने नोट्स देखे आपको पता लगा ये तो कोई अलग ही दुनिया है, फिर आपने उसको जब आई गैप की स्टडी टेक्स्ट से कंपेयर किया तो पता चला ये कोई अलग ही दुनिया है, फिर आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो सर याद कहां से करूं। तो ये बीमारी है, ये ऑडिट के उसमें सब्जेक्ट में ये मसला है लोगों के साथ। इसका आसान इलाज क्या है, तीनों को सिंक्रोनाइज कर देना ताकि ये मसला ना रहे। जो पढ़ाऊंगा किताब सामने होगी, जो बोर्ड पे आ रहा होगा ना किताब में भी वही आ रहा होगा, ठीक है जी। जो किताब में आ रहा है, ठीक है जी, वो 100% सिंक्रोनाइज्ड है। किससे सिंक्रोनाइज का मतलब ये नहीं कि मैंने वर्ड टू वर्ड वहां से लिया, मैंने उसके सारे एरिया कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए, ठीक है जी। अच्छा जी, सर एक हमारा ऑडिट का ग्रुप होगा, ठीक है जी, जिसपे हमारा 2 असिस्टेंट हैं, एक हसीब है जो यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट है, एक हमारा उदैद है, वो जवाब देता रहेगा आपको, ठीक है जी। मैं आपको जवाब देता रहूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आपने कोई नहीं पूछना। हम जा रहे हैं अपने पहले टॉपिक पे, हैं? ब्रेक ऑन बजाए। अच्छा सर सुने दोस्त, देखो मैं आपसे एक चीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितना ज्यादा आप अपने हाथ से चीजें लिखोगे ना उस पर्टिकुलर नोट्स के ऊपर, आपके लिए चीजें रिकॉल करना बहुत आसान होगा। भाई मैं बुक की सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा आपको, जहां से कॉपी करानी है करा लें। मैंने आपको बताया ना, हुसैनाबाद से 1 रुपए की कॉपी होगी, आगे गरीबाबाद है 8 आने की होगी, कटी पहाड़ी से आप कॉपी कराएंगे तो आपको पैसे भी दे देंगे, जहां से आपका दिल करे कॉपी करा लेना, ठीक है। नहीं खरीदना किसी भी बंदे से। सब हमारा एक बंदा है जिसको मैं अपनी किताब दूंगा छापने के लिए, वो किताब छापेगा, वो गूगल फॉर्म शेयर कर देगा आपके साथ, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को आप फिल करें, किताब आपके घर पे आ जाएगी कुरियर चार्जेस समेत। और अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो या डीडी की बुक शॉप से, यहाँ से ले लेना। सर मैं आप मुझे सॉफ्ट कॉपी दें, मैं घर पे बैठ के किताब सामने रख के लिख लूंगा, मर्जी आप, मैं आपको हर फॉर्म में दे दूंगा। सॉफ्ट है, हार्ड है, पानी वाली फॉर्म है, चाय वाली फॉर्म है, ठीक है जी। आकाश और मेरी किताब एक होगी, एरिया उसका अलग है, मेरा अलग है, लेकिन किताब एक ही। अच्छा जी, गौर से सुनना दोस्त, अच्छे तरीके से सुनना। सर 2-3 चीजें हमने डिस्कस करनी है, सुनिएगा दोस्त। हम शुरू कर रहे हैं बाकायदा अपने सब्जेक्ट को, सुनिएगा दोस्त। एक जमाने में मैं ऑडिट के लेक्चर्स देख रहा था, तो कुछ लोग पढ़ाते थे ऑडिट शुरू हुआ है ग्रीक लोगों के जमाने से, वहां बादशाह ऐसे करता था वैसे करता था। मैंने ऑडिट की हिस्ट्री बाकायदा उठा के पढ़ी कि कहां से आ रही है, तो कोई ग्रीक में नहीं था वो, ठीक है जी। ऑडिट शुरू हुआ है सर इफेक्टिवली 1840 के बाद से। 1840 में हुआ क्या, मुझे तो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर कौन सी थी, जहां ये कहा जाता था कि यार इस एम्पायर का सूरज नहीं डूबता? ब्रिटिश एम्पायर थी सर। ब्रिटिश एम्पायर का सूरज नहीं डूबता था, क्यों? इंडिया से लेके नॉर्वे तक उनकी हुकूमत, ठीक है जी। एक कोने से दूसरे कोने तक दुनिया में उनकी हुकूमत। तो वो क्या करते थे जनाब, अपने अपने पूरे इस किंगडम के अंदर जो एम्यूनिशन होती थी, हथियार होते थे, उनको मूव करते थे जहां उनको जरूरत पड़ती थी। तो वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने डेवलप किए, क्योंकि उनकी उनकी किंगडम फैल गई। उनको लगा यार एक वक्त में प्रेजेंस यहां भी रखनी है, आगे भी रखनी है, आगे भी रखनी है। तो उन्होंने क्या किया, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया, कश्तियां अच्छी बनाई, गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार ये जंग का सामान पहुंचाने से तो ये भी हो सकता है कि यार हम गुड्स भी ले जाएं यहाँ से, जो गुड्स एक इलाके में अच्छी बनती हैं और हमें लगता है कि उसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक जगह से सामान उठाएं और दूसरी जगह ले जाके बेच दें। तो सर हुआ ये कि 1840s के अंदर ना बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े सेटअप स्टैब्लिश होने शुरू हो गए। स्टैब्लिश होने शुरू हो गए क्या मतलब, लोगों को लगा हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है। देखो आप देखो यूनिलीवर उसी एरा की कंपनी है, उसी एरा की कंपनी है। जितनी बड़ी कंपनीज आप देखोगे इसी एरा में स्टार्ट हुई, ठीक है। हुआ क्या सर, इस पर्टिकुलर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया गया किसके लिए, प्रोडक्ट्स को दूर दूर पहुंचाने के लिए। जब प्रोडक्ट दूर दूर जा रही है तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी है। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए। मशीनरी इंट्रोड्यूस हुई 1840 में, जो प्लांट्स वगैरह है ना, जाइंट मशीनरी, वो 1840s के अंदर आई है सर। इससे पहले छोटी छोटी मशीन्स का कॉन्सेप्ट था, जाइंट प्रोडक्शन का, बड़ी प्रोडक्शन का, मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब मास प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा पैसा। अब पूरी क्लास से मैं कहूं कि यार आप लोगों ने एआरटीटी का एक नया वेंचर शुरू होने वाला है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, करोगे आप कहोगे हाँ यार करेंगे भाई, ये तो हम आपको देख रहे हैं माशाल्लाह, आप दबा के पीट रहे हो पैसा।
ठीक है जी, तो मैं तो बिल्कुल करूंगा। अब आप सुने, अब आपके पास 5,000 रुपए पड़े, इस बच्चे के पास शायद 1 लाख रुपए पड़े, उसके पास शायद 2.5 लाख रुपए पड़े, आप सबने पैसा दिया मुझे कि आप लगाओ, एक वेंचर लगाओ। मुझे एक बात बताओ, इस वेंचर को चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा, लेकिन पैसा किसका है? आपका है। मैं कल कहूं जी आपने 1 लाख रुपए दिए थे, लॉस हो गए कंपनी को, 1,20,000 आप पे लॉस आया, 20,000 दो। अब एक बंदा कहेगा मैंने लाख रुपए दिए, मैं बिजनेस में आया भी नहीं, लॉस भी हो गया, अब मुझे आप कह रहे हो 20,000 और भी दो। तो सर एक कॉन्सेप्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनी का विद लिमिटेड लायबिलिटी, कि चूंकि शेयर होल्डर कंपनी को चलाता नहीं है, इसलिए उसकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। उस बंदे को उस हद तक जो है वो लॉस जाना चाहिए जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, किस वजह से? पार्टनरशिप 20 लोगों की होती है, लिमिट है, बड़ा हिसाब किताब बनाने तो क्या करना चाहिए? कंपनी बनानी नहीं चाहिए। तो सर कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, कंपनी का कॉन्सेप्ट आया तो एक प्रॉब्लम है कंपनी में। क्या प्रॉब्लम है? कंपनी को चलाता कोई और है और कंपनी में इन्वेस्टर, अब आप सब हो कंपनी के इन्वेस्टर, आप 1840s में बैठे हुए हो, आपने सारों ने पैसा दिया, एक मास स्केल पे जो है वो जूते प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी, एक मास स्केल पे जूते प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक इंग्लिश बूट हाउस के नाम से जो है वो एक ब्रांड उस वक्त चल पड़ा, उस वक्त ऐसा ब्रांड था नहीं है, ऐसी बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ सर, कोई ब्रांड चल पड़ा, आप सबने पैसे डाल दिए, आप इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, चलाएगा कौन बिजनेस? मैनेजमेंट चलाएगी। कौन चलाएगी? अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर कल मैनेजमेंट कहती जी लॉस हो गया है, घर से पैसे लेके आए, आप घर से पैसे नहीं लाओगे। लेकिन सुनो एक चीज, सर शेयर होल्डर्स ने क्या किया? शेयर होल्डर्स ने क्या किया सर? बिजनेस चलाने के लिए स्पेशलिस्ट लोग अपॉइंट किए। कौन अपॉइंट किए? स्पेशलिस्ट लोग अपॉइंट किए। गौर से सुनना, वो स्पेशलिस्ट लोग कौन है सर? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते थे जो बिजनेस चलाते थे, पहले की बात कर रहा हूं, 18th सेंचुरी की। फिर लोगों ने कहा यार ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो बिजनेस चला रहे हैं यार, तो वो लोग हैं जिनके पास स्किल है, सारे डिसीजन ये ले रहे हैं, तो एक और लेयर बन गई इसके अंदर। शेयर होल्डर्स ने खुद रोल अज्यूम कर लिया, किसका? डायरेक्टर्स का। मेजॉरिटी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स ही होते हैं। ऐसा ऐसे जनाब। लेकिन सर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो हमें जरूरत पड़ी कि यार और स्पेसिफिक काम होना चाहिए, तो हमने क्या किया सर, डिपार्टमेंट्स बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स में एक एक हेड अपॉइंट कर दिया। ऐसा। अब बताओ सर पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर नहीं आते हैं कंपनी के अंदर, नहीं रोज बरोज काम में हिस्सेदार बनते हैं। सर शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? डायरेक्टर्स को, जिसमें कुछ खुद है वो और बाकी सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। इन डायरेक्टर्स ने क्या किया सर? नीचे डिपार्टमेंट्स बना दिए। इन डिपार्टमेंट्स में क्या हुए सर? मैनेजर्स और एम्प्लॉय हायर हो गए। ऐसा ऐसा सर। अब मुझे एक बात बताएं, ये पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर चल रहा है, पैसा किसका लगा हुआ है? क्या वो कंपनी में मौजूद है? नहीं। चला कौन रहा है कंपनी को? डायरेक्टर्स देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। असल में चलाता कौन है कंपनी को सर? सर मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे कहूं मैनेजमेंट, जो स्टैंडर्ड में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? सर मैनेजमेंट इन तमाम लोगों को कहा गया, इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा। मैनेजमेंट किसको कहा गया? इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे स्टैंडर्ड कहता है जनाब, मैनेजमेंट अदर देन दोज चार्ज विद गवर्नेंस, अदर देन दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये दोज चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? डायरेक्टर्स हैं। तो सर जब एग्जामिनर, जब स्टैंडर्ड में लिखा है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब दोनों। और सर जहां उसने लिखा होता है मैनेजमेंट अदर देन दोज चार्ज विद गवर्नेंस, तो किस मैनेजमेंट की बात हो रही है? सर इसकी बात हो रही है। तो सर जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो आप केयरफुली देखोगे कि वहां एक वर्ड लिखा है मैनेजमेंट, या वो वहां लिखा है मैनेजमेंट अदर देन दोज चार्ज विद। तो सर अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, शेयर होल्डर्स के नीचे कौन है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। उनके नीचे कौन है? मैनेजमेंट। और एक जेनेरिक टर्म में मैनेजमेंट आल्सो इंक्लूड्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस। लेकिन सर आमतौर पे जब एग्जाम में सवाल देगा ना, वो क्लियरली बताएगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं, ठीक है जी, और उन्होंने नीचे सर पूरी कंपनी फॉर्म कर दी है। ऐसा। अब मुझे बताओ शेयर होल्डर को क्या पता चलेगा, कब पता चलेगा, किस पॉइंट पे पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है, क्या कमा रही है? शेयर होल्डर ने पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है? एमएफए में पढ़ा है हमने,
रिटर्न कमाने के लिए, डिविडेंड कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इनको कौन बताएगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? इसका मतलब है हम ये डिसाइड करेंगे कि हर साल हमने एक पॉइंट पे बैठना है और क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं और उसमें क्या क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अब सुनो सुनो सुनो, एक नई कंपनी फॉर्म हुई, नहीं, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, डायरेक्टर्स को बिठाया, बोला आपके जिम्मे कंपनी, आपके जिम्मे हो गई कंपनी, ठीक है जी। इस कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर था जो बहुत तेज इंसान था, ठीक है जी। ये डायरेक्टर और मैनेजमेंट क्या लेती है, तनख्वाह लेती है। क्या लेती है? इनके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी चलती रहे। क्यों चलती रहेगी? तो तनख्वाह मिलेगी ना। अब सुनो, इन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर्स को ये इत्मीनान दिया कि वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस, आप हमें दे दो बस चीजें, आप हट जाओ पीछे। शेयर होल्डर ने कहा आ जाओ भाई संभाल लो। इन्होंने पूरे साल काम किया, गौर से सुनना, और ये प्रॉफिट एंड लॉस बना साल के एंड में। ये प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का जिसने पूरे साल क्या किया है, काम किया है। पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर को अभी कुछ पता नहीं है। सुबह जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग है, ये बैठे हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके और कह रहे हैं कि जनाब हमने सुबह बोर्ड को ये सुबह सुबह जो है वो हमने शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना है एजीएम, और उनको बताना है कि हमारा प्रॉफिट क्या है, ये रहा लॉस लॉस लॉस। यार शेयर होल्डर जूते मारेंगे हमें, शेयर होल्डर क्या करेंगे, जूते मारेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ऑडिटर कहीं पे भी नहीं आया बीच में, बात किसकी हो रही है, कौन कौन दो पार्टीज है, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर। अब मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी सब बैठे हुए हैं कि यार सुबह ये चीज दिखानी है और शेयर होल्डर्स की तोड़ जानी है, शेयर होल्डर ने हमें उठा के बाहर फेंक देना, ठीक है जी। यहां बैठे हुए डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ने कहा एक काम करते हैं सेल्स बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? किसी ने कहा सेल्स बढ़ाओगे फंस जाओगे। क्यों? सेल्स इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि पैसे आए होंगे ना बैंक में तो वेरीफाई हो सकते हैं, तो सेल्स तो नहीं बढ़ा सकते। चलो जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज कर देते। किसी ने कहा यार ये काम भी बहुत मुश्किल है। उससे कहा देखो इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो जो सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव है। उसने कहा बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होता है? हमें लग रहा है कि ये पैसा रिसीव लग रहा है ना, अभी ऐसा तो नहीं कि मतलब उसने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा। हमने कहा काम करो उसको हटा दो ना, उसको थोड़ी पता, शेयर होल्डर को थोड़ी पता कि बेड डेट्स हुआ है, हमें अंदाजा ना कि हो जाएगा। एनआरवी लॉस, ये क्या होता है? एनआरवी लॉस का मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास, हमें लग रहा है कि ये जब बिकेगी तो अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी। 100 रुपए की खरीदेगी ना, खरीदी है ना हमने, बिकेगी 80 रुपए में, कितने का लॉस है? हमने कहा जब बिकेगा तो तब लॉस बुक करेंगे ना, क्यों खाम खाम जो है ना वो उड़ता तीर वाला ऐसा जीरो करो उसको। फिर है रिपेयर्स, रिपेयर्स रिपेयर्स रिपेयर्स। यार IAS 16 में तो कहा जाता है ना कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दो। रिपेयर्स क्या होती है? अच्छा अच्छा, ये पेपर में आता है रिपेयर। सुनो, एक मशीन है 6000 यूनिट बनाती है, क्या कर दिया, क्या बनाती है सर, खराब हो गई, 4000 यूनिट बना रही है। कितने यूनिट बना रही है? पहले क्या बनाती थी? हमने कहा काम करते हैं इसको सही कर देते हैं, खर्चा करके सही कर देते हैं, 4 से दोबारा किस पे ले आते हैं, 6 पे ले आते हैं। ये क्या है? और हमने कहा आइंदा के बाद ये 6000 ही प्रोड्यूस करती रहे, इसको चलाते रहना है, इस पे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते रहना, ये मेंटेनेंस है। रिपेयर्स कौन सा है? कैपेसिटी खराब हो गई है, कम हो गई है, उसको लेवल पे लेकर आना, स्टैंडर्ड लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे चलती रहे, खर्चा करना, मेंटेनेंस। सर 6 की जगह 8 प्रोड्यूस करें, ये ओवरऑलिंग है। कैपिटलाइज कौन सा होता है? मेंटेनेंस और रिपेयर्स कैपिटलाइज, ये एक्सपेंस आउट होता है। हमने ये कहा यार रिपेयर्स को क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, ये एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो। इंपेयरमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंपेयरमेंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। हमने कहा ये गधे कहां समझेंगे शेयर होल्डर, काटो इसको। मशीन तो पड़ी हुई है ना, खड़ी हुई है मशीन, उसको क्या पता ये इंपेयर्ड है, ये सारे हमने जीरो कर दिए। अब गौर से सुनना, अब बताओ क्या हो रहा है, 80 40 और प्रॉफिट कितने का आ गया, 40 रुपए का। ये भाई सुबह फुल सुकून से आए, बैठ गए शेयर होल्डर के सामने, उन्होंने कहा ये हमारी रिपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह 40 रुपए का प्रॉफिट। सुनना सुनना गौर से, शेयर होल्डर ने कहा यार बहुत बेहतरीन, हमने यार एक ये चीज सीखी है, जब कमाओ तो बांटो।
अब डायरेक्टर्स जो है ना और परेशान हो रहे हैं, किसको बांटो। शेयर होल्डर ने कहा कि हम 30 रुपए खुद रख रहे हैं, 10 रुपए तुम्हारा है ना। ये मिलियंस में बात हो रही है। अब शेयर होल्डर दिल में बहुत परेशान हो रहे हैं, एक तो इनका बेड़ा गर्क किया, ऊपर से हमें इनाम भी मिल रहा है। तो शेयर होल्डर्स ने कहा 30 हमारे, 10 तुम्हारे, रखो अपने पास। अब ये डायरेक्टर्स बैठे हुए जी, मीटिंग खत्म, रात ये सारे मिले, इन्होंने कहा ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने। इनमें जो सबसे कमीना शख्स था ना, एक डायरेक्टर जिसके सारे आइडियाज थे, उसका नाम था छोटू। ठीक है जी, छोटे से कद का था। छोटे से कद के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये ना 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 47 का कद रीजनेबल है। ठीक है जी, तो शान के बच्चे बनो, बंद कराओगे आरडीडी। मैंने ये सुना है कि छोटे कद के लोग ना थोड़े से मतलब कंजर्वेटिव होते हैं, वो बातें अंदर रखते हैं, उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। तो जो छोटू था ना, ये बहुत तेज इंसान था। इससे पूरी स्कीम बना के दी थी। डायरेक्टर्स में 10 रुपए बटने। एक डायरेक्टर ने कहा भाई कद के हिसाब से पैसे बटेंगे। इसने कहा अच्छा, मतलब सारा गंद मैं बताऊं आपको करना क्या है, और चूंकि मैं छोटा हूं, कद छोटा है, ठीक है जी, चीजें छोटी हैं, तो आप पैसे कम दोगे। तो सुनना जरा गौर से। इस बंदे ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, सुनना जरा गौर से। ये इसने अपने हिस्से का बोनस पकड़ा और ये पाकिस्तान से भाग गया बाहर। ठीक है जी, ये पाकिस्तान से बाहर भाग गया सर। भागने के बाद जैसे ही सर ये पाकिस्तान के बाहर दुबई वुबई में लैंड करता है, उसी वक्त ये मेजर शेयर होल्डर्स को फोन करता है और कहता है कि आपको पता है आपके साथ हाथ हो गया है। शेयर होल्डर ने कहा वो कैसे? उसने कहा आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए गए थे सब जाली थे, उसके अंदर लॉस था 25 रुपए का, और आप लोग इतने बड़े बेवकूफ लोग हो, आपने हमें 10 रुपए का बोनस भी दे दिया। तो शेयर होल्डर ने कहा आप, मैं एक डायरेक्टर था लेकिन मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूं, लेकिन जो बाकी के बैठे हुए ना उनको पकड़ लो जाके। अब गौर से सुनना, इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को? नई मैनेजमेंट लेकर आनी चाहिए। तो नई मैनेजमेंट भी तो यही काम करेगी, हैं? फिर किसको लेकर आए सर? एक इंडिपेंडेंट बंदे को लेकर आते हैं। किसको लेकर आते हैं? एक इंडिपेंडेंट बंदे को लेकर आते हैं। वो इंडिपेंडेंट बंदा कौन है? ऑडिटर। वो इंडिपेंडेंट है किससे? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट का साथी नहीं है। अपॉइंट कौन करेगा ऑडिटर को? मैनेजमेंट नहीं अपॉइंट करेगी। नहीं सर, मैनेजमेंट अगर अपॉइंट करेगी तो मैनेजमेंट के ठीक है, हम नहीं करते, हम एक बंदा ले आते हैं, अच्छा है, गालियां भी उसी को पड़ेंगी, उससे काम करा देते। नहीं सर, शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कौन करता है? सॉरी, डायरेक्टर्स को, ऑर्डर को अपॉइंट कौन करता है? इसका मतलब है सर मेरे पास एक पार्टी है शेयर होल्डर जिसका पैसा लगा हुआ है, एक पार्टी है मैनेजमेंट जिसका काम बिजनेस चलाना है, और एक पार्टी क्या है जनाब? ऑडिटर है। गौर से सुनना, मैनेजमेंट ने बिजनेस चलाना, ये उसका जिम्मा है। बिजनेस चलाने के बाद साल के एंड पे क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने किसको? कि हमने ये काम किया। ऑडिटर का काम क्या है? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना कि ये सही बने या नहीं बने, और वेरीफाई करने के बाद क्या करना है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के शेयर होल्डर्स को दे देना। नहीं 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 नहीं, ये बंदा देगा रिपोर्ट। ये क्या देगा? क्या रिपोर्ट देगा? कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है, ये 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये सूद नहीं खाते हैं, आराम नहीं खाते हैं, बुरी नजरें नहीं रखते हैं किसी के ऊपर, ये नहीं। कंपनी के ऑपरेशन बहुत जबरदस्त है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये शेयर होल्डर्स को बहुत सारा प्रॉफिट देंगे, उम्मीद रखें, आगे आप अरबपति बनने वाले और आप उसके हिसाब से आज से खर्चे प्लान कर लें। नहीं, ये क्या बताएगा? सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो सही बने। अच्छा, सही बने का क्या मतलब? एज पर आईएफआरएस बने हैं, आईएफआरएस नहीं, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? हमारा मुल्क का कानून हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाना। हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है? आप आईएफआरएस के हिसाब से बनाओ। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर का काम क्या है? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना? वेरीफाई करना। क्या करना? वेरीफाई करना। और वेरीफाई करने के बाद क्या देना? अपनी रिपोर्ट देना। किसको? मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर रिसीव क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और डिलीवर क्या करता है? रिपोर्ट डिलीवर करता है। ऐसा? मुझे बताओ सर, जब ये सारा काम हो जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास पहुंचेंगे, तो शेयर होल्डर के सामने दो चीजें होंगी। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट कहेगा मैंने बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ऑडिटर क्या कहेगा?
भाई मेरी रिपोर्ट है इसके ऊपर, याद रखना ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये उसका डिलीवरेबल नहीं है, ये उसका प्रोडक्शन नहीं है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, हमारे इस पूरे ऑडिट में ना मेजर ये 3 पार्टीज रहेंगी, इसके अलावा और भी पार्टीज आएंगी, लेकिन हम उनको मेजर पार्टी कंसिडर नहीं करते। सर और पार्टीज कौन सी होंगी? मे बी ऑडिटर किसी जगह पे किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहा होगा, मे बी ऑडिटर किसी जगह दूसरे ऑडिटर को भी अपॉइंट कर रहा होगा। सर वो कैसे? भाई इस कंपनी की एक ब्रांच यूके में, एक जर्मनी में, तो हम थोड़ी भागते फिरेंगे वहां पे, कुछ काम हम खुद कर लेंगे, कुछ किसी और से करा लेंगे। ये 3 कौन सी पार्टीज हैं? मेजर पार्टीज हैं। ये नहीं कि सिर्फ 3 ही पार्टीज होंगी, ऐसा नहीं, 3 मेजर पार्टीज हैं। कौन है सर? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और मुझे बताओ सर, ये सिनेरियो पढ़ के अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, तो गौर से सुनना, तो मैं आपको कहूंगा प्यारे भाई, मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारियां। कितनी? अच्छा गौर से सुनना, पहले काम करो, ये अगर किसी ने कॉपी करना है तो कर लो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। बस इसमें या कॉपी करने की जरूरत नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, सिर्फ एक पॉइंट ऊपर इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो कहानियां लिखी है ना, ये याद नहीं करनी है। ये जो कहानियां लिखी है ना, ये पेपर में नहीं आती। ऑडिट कहाँ से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, इस तरह के सवाल नहीं आते। वो पेपर में आता है ना सवाल के अहमद शाह अब्दाली का फलां झगड़े में कितना हाथ था, बच्चा कहता है इतना हाथ था, ठीक है ना, ये नहीं, इस तरह के सवाल नहीं आते, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था, ठीक है जी। गौर से सुनना दोस्त, बेसिक बात आपको समझ आ गई। शेयर होल्डर्स जिसका पैसा लगा हुआ, मैनेजमेंट जिम्मेदारी क्या है मैनेजमेंट की? अभी तक बिजनेस करना, उसके पैसे को यूटिलाइज करना, और फिर अल्टीमेटली क्या करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर रिजल्ट देना उसको। ऑडिटर का काम क्या है? और कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करना कि वो आईएफआरएस के हिसाब से बने या नहीं बने, उस पर क्या देना? रिपोर्ट देना। मेरे बच्चों, अब जो चीजें वो समझने की हैं वो देख लेना प्लीज, गौर से सुनो, गौर से सुनो मेरे बच्चों। बेटा ये समझने की चीजें, अल्लाह के वास्ते जरा फोकस कर लो, ठीक है, जरा फोकस कर लो, सुनना जरा दोस्त। हाँ सामने कंपनी है, एक कंपनी का परचेस प्रोसीजर है, आपके कोर्स में बेतहाशा प्रोसीजर है, ठीक है, मैनेजमेंट करती क्या है, हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ठीक है। वन ऑफ दोस प्रोसीजर्स इज परचेस प्रोसीजर। जब कंपनी को गुड्स परचेस करनी होती है, रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, तो कैसे परचेस करते हैं? हम क्या करेंगे जनाब? ऑर्डर देंगे, वो स्टॉक क्या होगा? हमारे दरवाजे पे आ जाएगा, दरवाजे पे आएगा तो ट्रक से उतरेगा, तो उस वक्त ट्रक वाले के पास क्या होगा? एक इनवॉइस होगी। और सुनना, इमेजिन करें हमारे पास एक कंपनी है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर ट्रक आया, हम बाहर निकले, ट्रक वाले ने सामान दिया और क्या दे दिया हमें? इनवॉइस दे दी। इनवॉइस में क्या लिखा होगा? ये सामान जो है ये ऐसा। अब सुनो, क्या मैं सामान अंदर ले जाऊं? नहीं 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 नहीं, हमें क्या पता सामान में 3 चीजें हो, इनवॉइस में 4 लिखी हो। हम उसी वक्त एक चीज बनाएंगे, क्या चीज? गुड्स रिसीट नोट। उसके सामने, बंदे के सामने खड़े हो जाओ, यही ट्रक वाले खड़े हो जाओ, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, ये 4 चीजें तुम्हारे सामने, ठीक है। इनवॉइस में भी यही है, गुड्स रिसीट नोट में भी यही। डन। अब बताओ सर, गौर से सुनना, ये सामान लेके हम पहुंचे कहां पर? वेयर हाउस में। हमारे हाथ में कितने डॉक्यूमेंट्स है? 2। कौन कौन से? एक इनवॉइस है, गुड्स रिसीट नोट है। एक इनवॉइस है, गुड्स रिसीट नोट है। गुड्स रिसीट नोट किसने बनाया? हमने खुद बनाया। इनवॉइस किसकी है? थर्ड पार्टी का एविडेंस है। डन। ये सामान लेके हम पहुंचे और हमने क्या किया? वेयर हाउस में लगाते ही स्टोर लेजर अपडेट कर दिया। ये क्या होता है स्टोर लेजर? कितनी इन्वेंट्री आई है, कितनी गई है, इसका रिकॉर्ड है। कितनी इन्वेंट्री आई है, कितनी गई है, इसका रिकॉर्ड है। ऐसा स्टोर लेजर आपने याद है ना? फीफो, वेटेड एवरेज, ओपनिंग, परचेजेस, डिस्पोजल, ये सारी चीजें। अब बताओ, स्टोर लेजर हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद हमारे हाथ में अभी भी दो डॉक्यूमेंट्स। किसको देंगे? फाइनेंस वालों को दे दो। क्या करेंगे वो? सर फाइनेंस वाले गुड्स रिसीट नोट को अपने पास रिकॉर्ड में लगाएंगे और इनवॉइस की रिकॉर्डिंग कर देंगे, परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। फिर ये पेबल क्या होगा? जिम्मेदारी है इनकी कि क्या करें, ड्यू टाइम के अंदर क्या कर दें, पे कर दें। ऐसा ये पूरा परचेज का प्रोसीजर है। मुझे बताओ, ये परचेज का प्रोसीजर जो ये लगाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जीआरएन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? जितना सामान आया है सर, वो इनवॉइस में वही सामान लिखा है जो फिजिकली आया है। ऐसा सर, वेयर हाउस में रखने के बाद स्टोर लेजर अपडेट करने की क्या जरूरत है? पता हो गया हमारे पास कितना सामान पड़ा है, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसको निकालें, तो हमें पता तो होगा कितना पड़ा हुआ है।
उसके बाद सर इनवॉइस और जीआरएन फाइनेंस डिपार्टमेंट को देने का क्या रीजन है? सर ताकि वक्त पे हो जाए, ये ना हम पे पेनल्टी लग जाए, ऐसा। और तो सुनना, इसी तरह हमारे पास एक प्रोसीजर है किसका? सेल्स का। बेटा इसको पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने एंड में कनेक्ट करना है। परचेस का प्रोसीजर समझा? कंपनी ने क्यों लगाया परचेस का प्रोसीजर? जो सामान आया वो प्रॉपर्ली जो मंगवाया वही आया नहीं आया, और जो आया इनवॉइस में वही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। इनवॉइस और गुड्स मिलने के बाद सोल्ड लेजर अपडेट कर दिया और हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी मौजूद है। सर इनवॉइस फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसलिए दी गई कि वो वक्त पे क्या हो जाए, पे हो जाए। सेल्स प्रोसीजर, सर गुड्स बेचनी है, कस्टमर का कॉल है मुझे गुड्स चाहिए, क्या करें? पहले चेक तो करो सोल्ड लेजर में वो गुड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अवेलेबिलिटी चेक कर ली, फिर क्या किया? सामान निकाला, क्या बनाया? गुड्स डिलीवरी नोट। ये भी कौन बना रहा है? हम खुद बना रहे हैं। जीआरएन भी कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। गुड्स डिलीवरी नोट भी कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। सर हमने कितने यूनिट्स जो है वो निकाले, डब्बे से निकाले, और साथ में हमने क्या बनाया? इनवॉइस। हम बाहर हमने ट्रक में डाल दी चीजें, इनवॉइस भी उसको दे दी, गुड्स डिलीवरी नोट भी उसको दे दिया। किसको? जो ट्रक चलाने वाला बंदा है, ठीक है जी। वो ट्रक चलाने वाला बंदा ले गया सामान, किसके पास? कस्टमर के पास। कस्टमर से क्या किया हमने? इनवॉइस और गुड्स डिलीवरी नोट दोनों साइन करवा लिए, दोनों साइन करा लिए। फिर ट्रक वाले ने क्या किया? खाली ट्रक लेके और दो चीजें लेके, दो चीजें कौन सी? इनवॉइस और गुड्स डिलीवरी नोट, ये हमारे पास ले आया, ऐसा साइन करवा के, ऐसा एक कॉपी उसको दे दी, हमारे पास है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, इनवॉइस की 3-4 कॉपीज होती है। अब बताओ सर उसके बाद हमने क्या किया? वो इनवॉइस और जीडीएन हमने फाइनेंस वालों को दे दिया और हमने कहा पढ़ जाओ इनके पीछे और ये पैसे रिकवर करो, ऐसा। अब इनका काम क्या है? इनवॉइस का क्या फंक्शन है, सॉरी इसका फाइनेंस का क्या काम है? पैसे लेना देना वक्त पे, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, गुड्स आने का सारा हिसाब किताब देख लिया, जाने का सारा हिसाब किताब देख लिया, डन। साल के एंड में हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक रखेंगे ऊपर, जितने गुड्स आए वो ऐड करेंगे, जितने गुड्स निकले वो लेस करेंगे, बचेगा क्या? इसको जाके फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे कि इतना स्टॉक हमारे पास मौजूद है या नहीं है, ऐसा। आपको नहीं लगता आपने इफेक्टिवली 3 प्रोसीजर्स यहां लगाए हुए? किसके लिए? कि मेरी सेल्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो सही रिकॉर्ड हो, मेरी परचेजेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो सही रिकॉर्ड हो, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो सही रिकॉर्ड हो। ये सारे प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट ने लगाए, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स क्या हो, सही। ये कहलाते हैं इंटरनल कंट्रोल। ये क्या कहलाते हैं? लगाती कौन इंटरनल कंट्रोल? मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक फिगर बिल्कुल क्या हो, सही हो। एक एक फिगर क्या हो, सही हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक फिगर सही हो। परचेस का फंक्शन भी इसलिए लगाया गया, रिकॉर्ड्स अपडेटेड रहें। सर सेल्स का फंक्शन भी इसलिए लगाया गया कि यार सारी चीजें बिल्कुल सही हो, कंपनी का कोई नुकसान ना हो, रिकॉर्ड बिल्कुल अपडेटेड रहे। सर एंड में आके फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करना भी इसलिए किया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो स्टॉक आ रहा है वो हमारे पास मौजूद भी हो। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी फिगर सही हो। ये 3 प्रोसीजर्स लगाए गए। 3 प्रोसीजर्स क्या कहलाते हैं? इंटरनल कंट्रोल। अब बताओ सर मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ये बनाएगी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, गलती ना हो इसके अंदर क्या लगाना? इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। क्या लगाना? इंटरनल कंट्रोल्स लगाना। क्या लगाना जनाब? इंटरनल कंट्रोल लगाना। बड़ी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ये सही बने इसके लिए क्या करना है? इंटरनल कंट्रोल्स लगाने। तीसरी चीज, ऑडिटर आया साल के एंड में, ऑर्डर को क्या करना है हमने? ऑर्डर को हमने इन्फॉर्मेशन देनी। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दे। ऑर्डर को हमने कहा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लो। ऑर्डर ने कहा अच्छा बस ये, बाकी सबूत कहां से निकलेंगे? इन्हीं कंट्रोल से निकलेंगे। यहीं से हम इनवॉइसेस निकालेंगे, यहीं से हम गुड्स डिलीवरी नोट निकालेंगे, यहीं से हम गुड्स रिसीट नोट निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि सेल सही बुक हुई है या नहीं, परचेज सही बुक हुआ या। अब बताओ मैनेजमेंट की तीसरी जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देना जो इन प्रोसीजर से निकल रही है। बताओ 3 काम मैनेजमेंट के क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, फिर
इंटरनल कंट्रोल सर स्टैब्लिश करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर गलत ना हो। तीसरा, जो ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांगेगा वो उसको देना। अब मैं बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देगी, ये ऑडिटर का राइट है या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जवाब सर, एक लॉ पढ़ रहे होंगे वहां लिखा होगा ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। आप दूसरे एंगल से लॉ पढ़ोगे, कंपनी ऑर्डिनेंस उठाओगे, वहां ऑडिटर के लिए लिखा होगा आपका राइट है। वहां ऑडिटर को हम पुश करेंगे तेरा राइट है, और यहाँ मैनेजमेंट को उंगली करेंगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो याद रखना ये दोनों चीजें, पेपर में सवाल है इसके ऊपर कि इंफॉर्मेशन लेना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का राइट है, दोनों है। एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एंड एज पर कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑडिटर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? गौर से सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? सुनो, मैं ऑडिटर हूं, मिसाल के तौर पर ये कंपनी के सीएफओ हैं, मैं इनके पास आया, कबीर साहब सीएफओ हैं कंपनी के, मैं इनके पास आया, मैंने कहा जी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कबीर ने कहा बिल्कुल आपका राइट है सर, ये आप मांग सकते हो। मैंने कहा मुझे कुछ लोगों से मिलना है। कबीर ने कहा किससे मिलना है? मैंने कहा आपकी जो मार्केटिंग हेड है मुझे उनसे मिलना है। इससे कहा यार मार्केटिंग हेड से आपका क्या ताल्लुक? मैंने कहा आप मना नहीं कर सकते, ये तो मेरा राइट है, ये तो मेरा राइट है और आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी, क्या इंफॉर्मेशन सिर्फ कागजों तक लिमिटेड है या लोगों में भी जा सकते हैं? सर हमें किसी से भी मिलना चाहूं मिल सकता हूं, ठीक है जी, जो ऑडिट से कनेक्टेड हो उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा फिर सुनो, मैंने कबीर से कहा यार मैं ना तुम्हारी लाहौर वाली ब्रांच पे जाना चाह रहा हूं, मेरे लिए जरा जास का टिकट कराओ, मैं उस लोकेशन पे जाके स्टॉक गिनना चाह रहा हूं। कबीर ने कहा इधर ही बैठ जाओ ना, वहां से कैमरा दिखा देते ना तुम्हें। मैंने कहा नहीं, मुझे वहां जाना है। तो सर स्टैंडर्ड कहता है 3 चीजें आपने एक्सेसिबल करनी है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, कहां गया? नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, नंबर 2 पर्सनल, और नंबर 3 लोकेशंस। जितनी लोकेशन पे वो जाना चाहेगा जो ऑडिट से कनेक्टेड है आपको जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई मुझे मुनाल जाना है, वो क्यों, बस आप नहीं, लोकेशन सिर्फ जो कंपनी का जहां डाटा पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। दूसरा सर, ऑडिट से रिलेटेड मैं किसी भी बंदे से मिलना चाहूं मैं मिल सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है जी। और एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, गौर से सुनना, तो मैनेजमेंट की 3 बड़ी जिम्मेदारियां क्या? नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, नंबर 2 सर, नंबर 2 जो है वो इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करना। अब सुनो, अगर मैं पढ़ाते हुए बीच वाला पॉइंट खा जाऊं, मुझे ये फील हो कि इंटरनल कंट्रोल अब कौन समझाए इनको, अभी तो इनको हलवा हलवा खिलाते हैं। फिर 2 ही जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, दूसरा इंफॉर्मेशन देना। आप खुश हो जाओगे, इंटरनल कंट्रोल समझाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं मेहनत कर रहा हूं सर। मैं कोई चीज बीच में स्किप नहीं करूंगा, ठीक है, कि मैं 3 दिन बाद आपको बताऊं वो जो आप नमाज में ये वाला काम कर रहे थे ना, ये अलाउड नहीं, ठीक है ना। आपको अगर पहले तो मना नहीं था, वो अब मना है जी, नहीं ऐसा नहीं, शुरू से आपको वही नमाज सिखाएंगे जो काबिल कबूल है। अब बताओ मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां कितनी, कौन कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये क्या है सर? AFRFW, ये क्या है? सुनो जरा गौर से सुनो, हमारा लॉ ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए किसके हिसाब से? IFRS के हिसाब से। गौर सुनो, एक दिन मैं सुकून से RTD में बैठा हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के ऑडिट करवा के सुकून से तसल्ली से हम बैठे हुए, फोन आया, मैंने फोन उठाया, जी मैं FBR से बात कर रहा हूँ, जल्दी से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आए। मैंने कहा मैंने अभी ऑडिट कराया, मैं आपको दे रहा हूँ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो जो जिस हिसाब से हम कहें। मैंने FBR को कहा मतलब किस हिसाब से? IFRS के हिसाब से ही बनते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूं आप मुझे टैक्स लॉ के हिसाब से अकाउंट्स बना के दो। मैंने कहा टैक्स लॉ कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़िए। उसने कहा है आपकी जितनी रिसीव्ड इनकम है उसी को इनकम ट्रीट करो, जितने आपने कैश में एक्सपेंसेस पे किए उसी को एक्सपेंस ट्रीट करो। आप नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लेकर, किसके हिसाब से? टैक्स लॉ के हिसाब से। अब मैंने दोबारा टैक्स लॉ के हिसाब से एक अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, उसका ऑडिट कराया। अब बताओ मेरे पास एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या था उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? टैक्स लॉ। वो क्या था? टैक्स लॉ। इसका मतलब है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमारा कानून डिफाइन करता है। हमारे लॉ में क्या लिखा है? जितनी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी किसके हिसाब से बनाएंगी? IFRS के हिसाब से बनाएंगे, ऐसा है। बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते IFRS के हिसाब से नहीं बनाते।
फिर सर स्टेट बैंक का अपना सेट ऑफ फाइनेंस, अपना सेट ऑफ आईएफआरएस है, उनका अपना तरीका आईएफआरएस, उनके अपने आईएफआरएस है। अब बताओ वहां ऑडिटर क्या करेगा? तो क्या यहां लिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस? नहीं नहीं भाई, जो एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। और फिर ऑडिटर क्या करेगा? उसी के हिसाब से ऑडिट करेगा। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए टैक्स लॉ के हिसाब से, तो ऑडिटर क्या ये कह सकता है कि ये आईएफआरएस के हिसाब से गलत है? हम कहेंगे भंगी हमने काम ही किसके हिसाब से किया है? सर टैक्स लॉ के हिसाब से। तो तुम्हें रिपोर्ट भी क्या करना है? टैक्स लॉ के हिसाब से करना है। लिखो इसके अंदर कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैक्स लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही बने हुए। आप कभी बैंक से लोन लेने जाए ना, वो आपको देगा एक 3 पेज का डॉक्यूमेंट, वो कहेगा ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आ जाओ। कैसे बना के आ जाओ? आप कहोगे जो इतने मेरे 40 पेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसमें क्या कीड़ा लगा हुआ? उसने कहा नहीं, हमें अपने तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, ये 3 पेजेस हैं, जाओ इसके हिसाब से बना के आ जाओ। अब बताओ मैंने, और उसका ऑडिट भी करवाना। अब बताओ मैंने ऑडिटर को अपॉइंट किया, मैंने कहा मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए किसके हिसाब से? उस 3 पेज के हिसाब से। आप ऑडिट करने आ रहे हो तो आपके लिए फ्रेमवर्क क्या है? वो 3 पेज। ऐसा है, ये जो हमने यहाँ पे लपड़ जपड़ के आईएफआरएस लिख दिया ना, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आराम हो रहा है मुझे देख देख के, साले को कह रहा हूँ मैं जी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे भी हंसी आ रही है, फिर लोग कुछ और समझेंगे। यहाँ देख लो, अब बताओ सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कितनी है? 3 याद रहेगा। पहली जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसके हिसाब से? 2 मिनट, क्या जो अभी पेपर हुए हैं आईकैप की वेबसाइट पे आ गए होंगे? हैं? आ गए होंगे। अभी आईकैप लिखेंगे कैसे हम? 2 मिनट रुकना। आईकैप सी की तरह इसमें आ गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, अल्लाह करे आ गया हूं तो आपको एक चीज दिखाऊंगा इसमें। आईकैप ने अभी एक सवाल पूछा, और किसी के पास है तो यार मुझे ईमेल कर सकते हैं। सी स्टार पे चले जाएं, लेकिन यहाँ मेरा फेसबुक नहीं खुला हुआ ना। चलो, ऑटम और स्प्रिंग दोनों 2021 के हो गए, ये 22 था। ठीक है जी। अच्छा खैर, किसी के पास है तो मुझे स्क्रीनशॉट है तो मुझे फॉरवर्ड कर दो। उसमें आईकैप ने एक सवाल पूछा है, ये स्टेटमेंट जो लिखे हैं इसमें गलती क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट लिखा है, इसमें गलती क्या है? और पहला स्टेटमेंट उसमें क्या है? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर आईएफआरएस। ये गलती है। उसने कहा ये गलती आइडेंटिफाई करो, ये गलती है। गलती क्या है इसमें? आईएफआरएस नहीं, वहां क्या लिखना है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सवाल है सर 8 मार्क्स का, 3 पार्ट्स है उसके। पहले पार्ट में पहली गलती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने आईएफआरएस के हिसाब से बनाया। नहीं, किसके हिसाब से बनाया? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। डन। अच्छा चेक मेल, एक बच्चे ने कहा मेल मैंने कर दिया। अब मेल कैसे खोलें? अच्छा यहाँ से खुल जाएगी। कहाँ की है भाई, कौन सी ईमेल की है? दादा किधर की है तूने? बिलाल नहीं है भाई, मेरे पास नहीं आई। कौन सा वाला है? किसी के पास तो दे दो, मैं अभी दिखा देता हूँ। चलो इन है, आ रहा है, मुझे भेज सकते हो? ये ईमेल है मेरा, ईमेल ये रहा, arm.arttbs, arm.arttbs। bs का मतलब बिजनेस स्कूल, आप और कुछ नहीं समझ। @gmail.com। हाँ जी, सबर करो, एक एक। इसमें एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का एक डब्बा बना होगा कोई से। अच्छा जी, बना देखो, ये कुछ और खुल गया यहाँ पे। ये यार, ये मुझे तुम्हारा मोबाइल समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये रहा,
हाँ जी सर, इसके अंदर सेकंड पार्ट में लिखा है ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड, दीज have also been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the requirements of international financial reporting standards. ये यहाँ नहीं लिखना था, ठीक है जी। उससे क्या गलती निकाले इसके अंदर से, गलती क्या थी कि हमने जो चीजें बनाई है किसके हिसाब से बनाई है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा जी चलें, अब एक बात बताएं सर, सुने। अच्छा अब बनाएं सर, सुने सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ो। इंटरनल कंट्रोल क्या है जी, हमने पढ़ लिया ना। सवाल है व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? सर वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज जो कंपनी ने बनाए हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती ना हो, ठीक है, वो इंटरनल कंट्रोल है। क्या ये इंटरनल कंट्रोल बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? हाँ हाँ जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। और क्या जिम्मेदारी है सर? ऐसे इंटरनल कंट्रोल बनाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाना, और फिर जब ऑडिटर आए तो ऑडिटर को सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर को सारे लोग, और ऑर्डर को सारी लोकेशन, जहां जहां वो बोले वहां वहां जाने देना। मैं एक कंपनी का सीएफओ था पीके का, मेरे पास एक ऑडिटर आया, उस वक्त हमारे ऑडिटर थे डिलॉयट, अब यूसुफ आदिल है। ऑर्डर आया तो सर मीटिंग करनी है आपसे, किक ऑफ मीटिंग, ठीक है जी। शुरू में जब ऑडिट करने आते हैं ना, किक ऑफ मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है, उसमें आके ऑडिटर सीएफओ से पूछता है कोई नई प्रोडक्ट आपकी आई है, कोई मसला हुआ है कंपनी में, कोई फ्रॉड हुआ है, तो सारी बातें आप हमें बता दें। तो वो आके बैठा, मैंने कहा कोई बात होगी? उसने कहा सर आप लोग लंच देते हैं या हमें खुद खाना पड़ेगा? मैंने कहा बस आप लोग की प्रेफरेंस मुझे पता चल गई। फिर हमने उनको बहुत खिलाया पिलाया, ऑडिट हो गया हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़े हम दोस्त? ना 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 ना, क्या टाइम, कितना टाइम था? अच्छा चलो सुनो 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 सुनो, आप लोगों ने सुनो यार, ये आप लोगों ने ना नोट करना है एटलीस्ट कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, ये आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट वाली रिकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है।